तो एनीमे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जल्द से जल्द हम लोग पहले 1000 सब्सक्राइबर कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियोस मिस ना हो। कहानी की शुरुआत में हमें डीमन लॉर्ड का कासल दिखाया जाता है, जहाँ हीरो पार्टी डीमन लॉर्ड से लड़ रही है और उसके सामने बुरी तरह हार भी रही है। डीमन लॉर्ड कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम लोगों में दम तो है, पर तुम लोग मुझे नहीं हरा पाओगे और मुझे लगता है कि मेरे गुलामों को तुम्हारी पृथ्वी पर राज करना चाहिए। देखने से लग रहा था कि ये लोग हिम्मत हार चुके हैं, पर तभी एक बंदा आकर कहता है कि हम लोग इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते। ये उनकी पार्टी का लीडर मैक्स था, जो इन्हें मोटिवेट करता है, जिसके बाद टीम एक बार फिर से खड़ी हो जाती है। डीमन लॉर्ड भी इसके बाद इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद टीम मेंबर्स एक एक करके अपनी पावर यूज करते हैं और मैक्स के लिए रास्ता बनाते हैं, ताकि वो डीमन लॉर्ड पर अटैक कर सके। डीमन लॉर्ड देखता है कि वो इस अटैक से नहीं बच पाएगा और देखते ही देखते मैक्स उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने में कामयाब हो जाता है। डीमन लॉर्ड अपने आखिरी वक्त में इन लोगों की तारीफ करता है और कहता है कि मैं तो मर जाऊंगा, पर मेरे वफादार गुलाम हमेशा जिंदा रहेंगे और मेरी बात को ध्यान रखना, मैं वापस लौटूंगा और जब मैं लौटूंगा तब तुम मेरे गुस्से का प्रकोप देखोगे। खैर होता भी ऐसा ही है, डीमन लॉर्ड रिबॉर्न हो जाता है और वो काफी एक्साइटेड है मैक्स, यानी कि उस बंदे को मारने के लिए जिसने उसे हराया था। अब डीमन लॉर्ड काफी क्यूट हो चुकी है और छोटी लड़की की तरह इसकी आवाज है, तो हम लोग इसे फीमेल डीमन लॉर्ड की तरह ट्रीट करेंगे और अब इसका नाम मऊ है। खैर तभी यहाँ उसकी असिस्टेंट जेनिया आ जाती है, जो मऊ को उसके रिबॉर्न होने पर कांग्रेचुलेट करती है। डीमन लॉर्ड उससे पूछती है कि क्या सिर्फ तुम ही अकेली हो जो जगी हुई है, जिस पर जेनिया कहती है कि हाँ, बाकी गुलाम पिछले 10 सालों से अभी भी सोए हुए हैं, जिस पर मऊ कहती है कि सब के सब निकम्मे हैं। इसके बाद जेनिया उसके लिए कुछ अच्छे कपड़ों का इंतजाम करने के लिए कहती है। मऊ अपनी पुरानी ड्रेस पहनती है, जो काफी बड़ी हो चुकी थी। इस पर जेनिया कहती है कि ये ड्रेस अब आपको फिट नहीं होंगी, पर मेरे पास कुछ बेहतरीन ड्रेसेस हैं जो आपको पसंद आएंगी। इसके बाद वो उसे मेड यूनिफॉर्म पहनाती है, जिस पर मऊ कहती है कि मैं एक तुच्छ मेड की यूनिफॉर्म क्यों पहनूंगी। इसके बाद जेनिया उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती है और कहती है कि इंसान इस यूनिफॉर्म को स्कूल जाने के लिए पहना करते हैं। डीमन लॉर्ड कहती है कि क्या तुम मुझे ये अजीब कपड़े पहना रही हो, और पूछती है कि वैसे वो आजकल क्या कर रहा है। जेनिया पूछती है कि वो से आपका क्या मतलब है। इस पर वो कहती है कि मेरा मतलब मैक्स द हीरो जिसने मुझे हराया था, वो आजकल क्या कर रहा है, क्या वो ऐसी की जिंदगी जी रहा है। इस पर जेनिया मना कर देती है। तो क्या फिर वो एक आम सी जिंदगी जी रहा है, जिस पर जेनिया फिर से मना कर देती है। मऊ घबरा जाती है और पूछती है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो, कहीं वो मर तो नहीं गया। इस पर जेनिया फिर से मना कर देती है। जेनिया मैक्स के बारे में उसे कुछ नहीं बता रही थी। इसके बाद मऊ अपनी थर्ड आई यूज करती है और उसके लोकेशन के बारे में पता करके डिसाइड करती है कि वो खुद उसके पास जाएगी। जेनिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि योर ग्रेस वहां मत जाइए, पर मऊ ने मन बना लिया था कि वो वहां जाकर रहेगी और उसे एहसास कराएगी कि डीमन लॉर्ड ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है और वो इंसानों की दुनिया में फिर से तबाही मचाएगी। वो अपने विंग्स निकालती है और निकल पड़ती है मैक्स के घर की ओर। जेनिया कहती है मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड, मैं आपको नहीं रोक पाई। मऊ समंदर पार करते हुए पहुंच जाती है इंसानों के इलाके में और घुस जाती है मैक्स के अपार्टमेंट में, पर उसकी खुशी पलक झपकते ही गायब हो जाती है जब वो मैक्स की जगह एक दूसरे आदमी को देखती है, जिसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो आदमी कहता है कि तू कौन है। मऊ कहती है कि माफ करना, मुझे लगता है कि मैं किसी गलत बंदे के घर में घुस आई हूँ, असल में मुझे मैक्स के घर जाना था। इस पर यह आदमी कहता है कि मैं ही मैक्स हूँ। मऊ ये देख शौक में है कि मैक्स द हीरो जिसने उसे हराया था वो एक छोटे से कमरे में रह रहा है, जो काफी गंदा पड़ा हुआ था। बराबर में वो उस तलवार को भी देखती है जिसका नाम ब्लेज ब्रिंगर है और कहती है कि तुम इस तलवार को ऐसे कैसे किसी कोने में पड़ी रहने दे सकते हो, यही तो वो तलवार है जिसकी मदद से तुमने मुझे हराया था। मऊ उस तलवार को ऐसे कोने में पड़ा देख काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या हालत बना ली है तुमने अपनी और इस होली ब्लेड ब्लेज ब्रिंगर की। मैक्स उसकी 3 आंख और उसके सर पर सींगों को देखकर समझ जाता है कि वो डीमन लॉर्ड है जिसने दोबारा जन्म ले लिया है। मऊ को अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मैक्स है जिसने उसे 10 साल पहले हराया था, पर मैक्स कहता है कि बस टाइम सही नहीं चल रहा मेरा, बाकी मैं ही असली मैक्स हूँ। मऊ उसके कमरे की हालत देखकर उसे साफ करने के लिए पास में पड़े हुए टिश्यूज को उठाकर डस्टबिन में डालने लगती है। तभी उसे एक अजीब सी चीज भी मिलती है और कहती है कि ये क्या है और इसमें ये होल कैसा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। खैर मैक्स तुरंत उससे वो अडल्ट टॉय छीन लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इस पर वो कहती है कि मैं फिर से अपना अधूरा काम करने आई हूँ, जो है कमजोर इंसानों पर राज करना, क्योंकि अब मैं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैक्स का रिएक्शन देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं। इस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। मऊ को उस पर गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी 10 साल पुरानी वो हिम्मत और मोटिवेशन अब कहाँ गई, आखिर क्या बदल गया है तब से लेकर अब। मैक्स उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है
है कि जब मैंने तुम्हें हरा दिया फिर लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई इनाम और फेम मुझे मिला जो अपनी आगे की जिंदगी ऐसे काटता। मऊ कहती है कि ये तो गलत बात है, आखिर ये इंसान उसके साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं जिसने डीमन लॉर्ड से उन्हें बचाया। इसके बाद जब मैक्स पीछे देखता है तो पाता है कि मऊ इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च कर रही है। उसे पहला आर्टिकल और एक इंटरव्यू उसके बारे में मिलता है जिसके मुताबिक उसका एक शादीशुदा औरत के साथ अफेयर था। यह देख मैक्स उससे कहता है कि ये सब गलत है, मुझे नहीं पता था कि वो एक शादीशुदा औरत है, मुझे फंसाया गया था और मुझे लगता है कि इसमें उसका पति भी शामिल होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में वो देखती है कि मैक्स ने एक आम सिटीजन के साथ हाथापाई भी की थी। इस पर मैक्स कहता है कि ऐसा नहीं है, हेडलाइंस मिसलीडिंग है ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। असल में वहाँ 6 लोग थे जो मुझ पर टूट पड़े और मैं बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, आखिर तुम मुझ पर इसका ब्लेम कैसे डाल सकते हो। इस पर मऊ कहती है कि तुम भाग भी तो सकते थे जैसे मेरी अनडेड आर्मी से बचकर भागते थे, मुझे लगता है कि तुम नशे में भंड हो गए होगे और अपने आप पर काबू खो बैठे होगे। खैर अब अगला आर्टिकल वो देखती है जिसमें मैक्स पर 10 औरतों के साथ चीटिंग का इल्जाम था। यह देख मऊ उसके गिरेबान को पकड़कर उससे कहती है कि तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो मैक्स, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैक्स अपनी सफाई में कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन 10 औरतों से अपनी जिंदगी में नहीं मिला था। इसके बाद वो उसका एक इंटरव्यू देखती है जो ठीक मऊ को हराने के बाद का था, जिसमें वो कहता है हाँ यह सच है कि मैंने डीमन लॉर्ड को हराया है, पर मैंने अकेले ने नहीं बल्कि मेरी टीम और लोगों के प्यार की वजह से ही मैं उसे हराने में कामयाब रहा। उसकी ये स्पीच सुनकर मऊ हंसती है और उसे क्रिंज बोलती है। इस पर मैक्स कहता है कि चुप हो जा मेरी माँ, मुझे माफ कर दे। फिर मऊ की नजर उसकी फ्रेंड फोटो पर जाती है और उनके बारे में पूछती है, जिस पर मैक्स कहता है कि वो उनसे सालों से नहीं मिला। मैक्स की सैड लाइफ देखकर उसे भी उसके लिए बुरा लगता है और समझ जाती है कि आखिर जेनी उसे यहाँ आने से क्यों रोकना चाहती थी, और कहती है कि जिस मैक्स को मैं जानती थी वो अब जा चुका है। इसके बाद वो मैक्स से कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ अपनी आर्मी को तैयार करने ताकि बेवकूफ इंसानों को उनकी नानी याद दिला सकूं। जिस पर मैक्स कहता है शौक से, वैसे भी मुझे इस दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है। इस पर मऊ कहती है कि लगता है पहले मुझे तुम्हारे दोस्तों को विजिट कर लेना चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए। मैक्स कहता है कि शौक से, ये तो और भी बढ़िया बात है क्योंकि लियो का मुझ पर काफी उधार है, अगर तुम उसे मार दोगी तो मुझे उसे पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे। मऊ की ये सुनकर सनक जाती है और वो उस पर अटैक चार्ज करके मारने वाली होती है, पर मैक्स आराम से उसके अटैक को डॉज करके उसे दरवाजे पर फेंक के मारता है। इसके बाद वो कहता है कि मेरे दोस्त इतनी कमजोर भी नहीं है कि तुम जैसे चूजे उन्हें मार दें। डीमन लॉर्ड की आंख क्लोजेट में खुलती है जिससे वो बाहर आती है और देखती है कि मैक्स नॉटी अमेरिका वाली हरकतें कर रहा है। मऊ इसके बाद उससे पूछती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, जिस पर वो कहता है कि मैं अब कोई हीरो नहीं रहा तो मेरा डीमन लॉर्ड से कोई मतलब नहीं। मैक्स उसे कॉफी देता है और मऊ कहती है कि बेशक तुम मैक्स द हीरो हो क्योंकि जिस फुर्ती से तुमने वो अटैक डॉज किया था वो बाकी काबिल तारीफ था। मैक्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो मेरे दोस्तों को मारने वाली थी। यह सुनकर मऊ कहती है कि अभी मैं उतनी पावरफुल नहीं हूँ पर मैं अपनी शक्तियों को हासिल करके इंसानों पर कहर बरसाऊंगी और तब उन्हें बचाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मैक्स कहता है कि मेरे पास इस सबका टाइम नहीं है, मैं कोई आखिरी हीरो नहीं हूँ, उस वक्त पर एक नया हीरो आएगा जो मेरी जगह लेगा और ऐसा ही होता आया है। मऊ उसकी बात से सहमत होती है और उसे इतनी खातिरदारी के लिए शुक्रिया अदा करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फिर से मैक्स को देखते हैं और तभी उसे मऊ की आवाज आती है जो फिर से वापस आ गई थी ताजा सब्जियों के साथ और कहती है कि तुम्हें विटामिन की कमी है शायद। इसके बाद वो खाना बनाना शुरू कर देती है और मैक्स ये देखकर हैरान है और कहता है कि जितनी डरावनी तुम अब हो 10 साल पहले भी नहीं थी। मऊ उससे कहती है कि 10 साल बीत गए हैं और मुझे इंसानों के बारे में काफी कुछ जानना है, तो तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जिसे सुन मैक्स शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बेबी सिट नहीं करने वाला, जिस पर मऊ कहती है कि बेबी सिट तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें करने वाली हूँ। इसके बाद ये साथ में खाना खाते हैं। मैक्स खाने की तारीफ करता है जिस पर मऊ कहती है कि आज से वही उसके लिए रोज खाना बनाया करेगी ताकि वो पहले वाला मैक्स बन सके। तभी हम क्लोजेट में किसी को देखते हैं जिसे खाने की स्मेल काफी अच्छी लग रही थी और ये एक घोस्ट है जो मैक्स के क्लोजेट में रहती है। खैर अगली सुबह मऊ मैक्स को ब्रेकफास्ट के लिए उठाती है पर मैक्स गहरी नींद में था, इसीलिए मऊ को लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, इसीलिए वो उसे जोर जोर से उठाने लगती है। इसके बाद मैक्स जाग जाता है। अब इसके बाद मऊ डिशेस साफ करने लगती है और मैक्स बाहर जाने लगता है। वो उससे पूछती है कि कहाँ जा रहा है और वो भी साथ चलने के लिए कहती है, पर मैक्स उसे साथ चलने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो और वैसे भी मैं एक डीमन के साथ गलियों में ऐसे नहीं घूम सकता, और अगर वो बाहर जाना चाहती है तो उसे अपने डीमन रूप और तीसरी आंख का कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद मैक्स चला जाता है और मऊ सोचती है कि आखिर मैक्स बाहर क्यों जा रहा है, क्या वो मुझे हराने के लिए सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। तभी उसे अपने ट्रांसमॉग मैजिक के बारे में याद आता है जिसकी मदद से वो अपना रूप बदल सकती है। भेष बदलने के लिए वो एक स्कूल गर्ल का रूप ले लेती है, लेकिन फिर उसके सींग बाहर आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो कहती है कि मुझे फोकस बनाए रखना होगा ताकि ये सींग पब्लिक में बाहर ना आ जाएं। वो बाहर स्ट्रीट पर घूमने लगती है और लोग उसे घूर घूर कर
देखने लगते हैं क्योंकि उसकी आउटफिट एक स्कूल गर्ल के हिसाब से बहुत ही छोटी थी और बॉडी भी काफी अट्रैक्टिव थी। वो एक स्ट्रीट फूड वाले से खाने के लिए कुछ खरीदती है और मैक्स को ढूंढने लगती है और उसे वो मिल जाता है। उसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि मैक्स एक स्टोर में गया है और बाहर दारू खरीद कर निकलता है और सुबह सुबह ही दारू चढ़ा लेता है। इसके बाद वो एक पार्क में आ जाता है जिसे देख मऊ सोचती है कि क्या वो पूरा दिन ऐसे ही बिताने वाला है। तभी कुछ बच्चे आते हैं जो मैक्स को हीरो कहकर बुलाते हैं और उससे साथ में खेलने के लिए कहते हैं। यह देखकर मऊ खुश हो जाती है कि कम से कम उसे कुछ लोग तो अभी भी पहचानते हैं। मैक्स उनके साथ खेलने लगता है और कुछ टाइम बाद उनमें से एक बच्चे की माँ आ जाती है जिसे देखकर वो बच्चा कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसकी माँ ने मैक्स के साथ खेलने से मना किया है। दूसरा बच्चा भी चला जाता है लेकिन लड़की कहती है कि मेरे पेरेंट्स को वैसे ही फर्क नहीं पड़ता तो मैं वापस खेलने के लिए जरूर आऊंगी। इसके बाद मैक्स पास की ही बेंच पर लेट जाता है। यह देखकर मऊ सोचती है कि ये शायद यहीं पड़ा रहेगा, मुझे जाना चाहिए और डिनर की तैयारी करनी चाहिए। तभी कुछ लोग आ जाते हैं और उससे पार्क में सोने से मना कर देते हैं और जाने के लिए कहते हैं, जिस पर मैक्स कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जिस पर इनमें से एक उसे पंच मार देता है और कहता है कि दिखा तुझमें कितना दम है। यह सुनकर मऊ सोचती है कि उसने पहले भी सिविलियन पर अटैक किया था, इसके लिए उस पर केस भी दर्ज है, कहीं वो इस बार भी काबू खोकर इनकी धुलाई ना कर दे। इधर मैक्स इन लोगों से कहता है कि पिद्दी हो, यहाँ से निकल जाओ वरना पछताओगे। यह सुनकर वो उस पर हंसने लगते हैं और उसकी धुलाई करने लगते हैं। यह देख मऊ को बहुत बुरा लगता है जिसके बाद वो उन लोगों पर हिप्नोटाइज मैजिक यूज करके उन्हें सुला देती है। मैक्स देखता है कि मऊ ने उन्हें सुलाया है और कहता है कि अगर तुम इतनी देर से यहीं पर थी तो थोड़ी पहले ही ये सब करके मुझे पिटने से बचा सकती थी। अब ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं और मऊ उसकी उसी डायलॉग को रिपीट करती है, पिद्दी हो, यहाँ से निकल जाओ वरना पछताओगे। यह सुन मैक्स उसके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद मैक्स फिर से कुछ काम के लिए जाने लगता है और मऊ उससे पूछती है कि उसे डिनर में क्या चाहिए, जिस पर मैक्स हैमबर्गर की डिमांड करता है। अब मऊ घर आकर रेसिपी देखकर उसके लिए हैमबर्गर रेडी करने लगती है और सोच रही होती है कि कहीं वो फिर से दारू पीने तो नहीं गया। इधर मैक्स पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए एक डीवीडी कैफे पर आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से मैक्स को देखते हैं जो मऊ को उसके इस हॉट रूप में देखता है। तभी मऊ अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और मैक्स उससे पूछता है कि तुमने बाहर उस लड़की को देखा जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे। इस पर मऊ कहती है कि नहीं, शायद मैंने मिस कर दिया होगा। इसके बाद ये खाना शुरू ही करते हैं कि डोर बेल बजती है। मऊ दरवाजा खोलने के लिए जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने जेनिया को पाती है जो उसे देखकर रोती है और कहती है कि योर ग्रेस, मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हैं। मऊ कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कासल में ही रुकने को कहा था। इस पर जेनिया कहती है कि आप कुछ देर में वापस लौटने वाली थी और जब आप नहीं आई तो मुझे आपकी चिंता होने लगी और मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। अब ये जेनिया को खाना देते हैं जिसके बाद वो सारा खाना खा जाती है। मऊ मैक्स को उसके बारे में बताती है कि ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, जिसे सुन मैक्स कहता है कि क्या ये इस काम के लिए क्वालिफाइड भी है। इस पर जेनिया कहती है कि मैं योर ग्रेस की लॉयल सर्वेंट हूँ जो कासल से यहाँ तक 3 दिन तक गिरते पड़ते यहाँ तक पहुंची हूँ। इसके बाद वो उन्हें ये भी बताती है कि इंसानों में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, सबके सब मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। इस पर मैक्स कहता है कि इसमें गलती लोगों की नहीं बल्कि तुम्हारी इस आउटफिट की है। It's her choice. इसके बाद वो डीमन लॉर्ड से वापस कासल चलने के लिए कहती है पर वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अभी वो नहीं जा सकती क्योंकि वो यहाँ रहकर इंसानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है ताकि समय आने पर उनके खिलाफ यूज कर सके। मैक्स भी कहता है कि तुम इसे यहाँ से ले जा सकती हो, कम से कम मेरा पीछा छूटेगा। पर मऊ कहती है कि मेरे बिना अकेले तुम फिर से पहले की तरह रहने लगोगे। मऊ मैक्स का पीछा छोड़ दे, इसीलिए जेनिया मैक्स को मारने के लिए तैयार हो जाती है। जिस पर मऊ कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। जेनिया उस पर अटैक कर देती है पर मैक्स आराम से उसके अटैक से बच के उसे चिट कर देता है और कहता है कि तुम जैसे मैंने कितनों को मारा है। ये सुन मऊ कहती है कि बस करो मैक्स, तुम्हें उसे डराने की जरूरत नहीं है और जेनिया से भी मैक्स से माफी मांगने के लिए कहती है। इसके बाद मऊ उसे नहाने के लिए कहती है जिस दौरान वो उनकी बातें सुन रही होती है, जिसमें मऊ मैक्स को बताती है कि जेनिया एक बहुत ही अच्छी जासूस है। खैर जेनिया बात लेकर बाहर आती है और मऊ उसे एक ड्रिंक लेने के लिए कहती है। इसके बाद वो एक कैन निकालकर पीने लगती है। मऊ भी डिनर के लिए सामान लेने बाहर निकल जाती है। अब जेनिया और मैक्स अकेले बचे थे। मैक्स उसे देखकर अनकंफर्टेबल होने लगता है और जेनिया को भी ड्रिंक पीकर नशा होने लगता है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में इंटरनेट पर काफी कुछ पढ़ा है, जैसे कि औरतों को धोखा देना और कई औरतों के साथ चीट करना। ये देख मैक्स उसे और ड्रिंक करने से मना कर देता है और कैन लेने की कोशिश करता है। इस दौरान वो उसकी बूवी पर गिर जाता है और कहता है कि माफ करना, ये सब गलती से हो गया और प्लीज उस पर केस मत कर देना। इसके बाद जेनिया फिर से उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है और वो उस पर एक पंच हिट कर देती है। मैक्स उसकी स्पीड को देखकर चौंक जाता है, जो शायद दारू के नशे में बढ़ गई थी, बिल्कुल रॉक ली की तरह। खैर मैक्स बाहर भाग जाता है और जेनिया भी उसके पीछा करने के लिए खिड़की से कूद जाती है, जिस दौरान टॉवल निकल जाता है। जेनिया पूरे टाउन में उसका पीछा करती है और लोग वीडियो बनाने लगते हैं। अब मैक्स पार्क में आ जाता
मुस्कुराता है और कहता है लगता है दो हाथ कर ही लेने चाहिए। दोनों फाइट के लिए तैयार होते ही हैं कि पुलिस जेनिया को धर लेती है क्योंकि वो बिना कपड़ों की पूरे टाउन में एक आदमी का पीछा कर रही थी। जेनिया की दारू उतरती है और वो ये रियलाइज करके शर्म के मारे रोने लगती है, पर मैक्स आधा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि ये लड़की मेरी दोस्त है और इसने थोड़ी ज्यादा दारू पी ली। इसके बाद पुलिस ऑफिसर मैक्स से कहता है कि मैक्स, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि 10 साल पहले आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी दुनिया को बचाया था। ये सुन मैक्स कहता है सॉरी, हमें इस तरह मिलना पड़ा। इसके बाद वो लोग इन्हें छोड़ देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मऊ मैक्स से जेनिया की हरकतों के लिए माफी मांगती है। मैक्स कहता है कोई बात नहीं, वैसे क्या वो अब तक वापस लौटी है? नहीं। तभी जेनिया आ जाती है जो बताती है कि उसने पास का ही कमरा ले लिया है और अब वो वहीं रहेगी ताकि डीमन लॉर्ड पर भी नजर रख सके और ये मेक श्योर कर सके कि वो मैक्स से सेफ है। ये सुनकर मैक्स शॉक्ड रह जाता है कि उसका घर अब डीमंस का अड्डा बन चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम किसी को देखते हैं जो अपने ऑफिस में उसी क्लिप को देख रहा था जिसमें जेनिया मैक्स का पीछा कर रही थी, जिसे देखकर वो एक नजर में ही पहचान जाता है कि ये एक डीमन है और वो मैक्स को भी जानता था। इसके बाद हमें मैक्स के हीरोज वाले दिन दिखाए जाते हैं। मैक्स अपने एक और साथी लियो के साथ सफर पर होता है। मौसम को देखकर ये कहीं रुकने का डिसीजन लेते हैं और तभी अचानक कुछ डीमंस पीछे से आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते क्योंकि देखकर लग रहा था कि इस टाउन के चारों तरफ एक बैरियर लगा हुआ है जो किसी मेज ने लगाया होगा। इधर हम टाउन के चर्च में काफी सारे लोगों को देखते हैं और एक मेज यहाँ के लोगों को तालिस्मान की खासियत बताता है और कहता है कि मैं आप लोगों को ये सस्ते दामों पर बेच रहा हूँ, इससे आप लोग सुरक्षित रहेंगे। इस आदमी का नाम फ्रेड था। तभी यहाँ मैक्स और लियो भी आ जाते हैं और फ्रेड यहाँ आकर इन्हें भी अपने तालिस्मान के बारे में बताता है, पर मैक्स कहता है कि क्या ये सच में काम करते भी हैं? जिस पर फ्रेड कहता है कि हाँ क्यों नहीं, यहाँ तक कि ये बड़े डीमंस पर भी इफेक्टिव है। ये सुनकर लियो कहता है कि मुझे तो ये कोई स्कैम लग रहा है। जिसे सुन फ्रेड कहता है कि अगर तुम लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ से जा सकते हो। बाहर डीमंस बैरियर को तोड़कर अंदर घुस आते हैं। फ्रेड और उसके साथी डीमंस को रोकने की कोशिश करते हैं। एक मॉन्स्टर सिविलियन पर भी अटैक करता है लेकिन वो तालिस्मान की वजह से बच जाता है। तभी एक बड़ा सा साइक्लोप्स मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। उस पर भी वो तालिस्मान यूज करता है पर उस पर उसका कुछ असर नहीं होता, लेकिन लियो सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। इधर मैक्स फ्रेड की हेल्प करता है। फ्रेड अपने आप को हील मैजिक से हील करता है और कहता है कि तुम लोग आम मुसाफिर नहीं हो। इस पर लियो कहता है कि तुम भी कोई आम मेज नहीं हो। इधर प्रेजेंट में जेनिया मैक्स के सामने एक बुक रख देती है जिसे खोलकर देखने पर पता चलता है कि उसमें लियो के बारे में लिखा था कि कैसे लियो द वॉरियर को देश से निकाल दिया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जेनिया ने ही अपनी जासूसी स्किल से निकाली थी, पर मैक्स उसे आगे नहीं पढ़ता क्योंकि ये उसके लिए पर्सनल था, इसीलिए वो हवा खाने बाहर जाने लगता है। मऊ समझ जाती है कि वो अपने दोस्त के देश निकाले के बारे में बात नहीं करना चाहता। बाहर मैक्स को एक रिपोर्टर पकड़ लेती है और उससे उसी क्लिप के बारे में पूछने लगती है कि जो लड़की उस क्लिप में थी वो कौन है। इस पर मैक्स कहता है कि वो बस एक दोस्त है जिसने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी। ये सुन रिपोर्टर उससे कंफर्म करती है कि कहीं वो कोई नाबालिग तो नहीं थी, जिस पर मैक्स साफ साफ मना कर देता है और जाने लगता है। रिपोर्टर उसका पीछा करने की सोचती है ताकि उसके एड्रेस के बारे में पता कर सके, पर मैक्स जैसे तैसे इनसे पीछा छोड़ा के वापस लौट आता है। बाहर हम फ्रेड को देखते हैं जिसने मैक्स और जेनिया वाली वो क्लिप देखी थी और डीमन के बारे में जानता है। वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि मैक्स जिसने डीमन लॉर्ड को मारा था उसकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं चल रही जैसा उसने सोचा था। इधर मऊ मैक्स से धोने के लिए उसके गंदे कपड़े निकालने के लिए कहती है, पर मैक्स मना कर देता है और मऊ कहती है कि मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तभी डोरबेल रिंग होती है। मैक्स के साथ साथ मऊ भी दरवाजे पर पावरफुल मैजिक को सेंस कर सकती थी। मैक्स उसे छुपने के लिए कहता है और दरवाजा खोलता है। सामने फ्रेड था और वो कहता है कैसे हो दोस्त, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। मैक्स पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। फ्रेड कहता है कि कम से कम अंदर तो आने दो। अंदर आकर वो मैक्स की ब्लेज ब्रिंगर को ऐसे पड़ा देख उससे पूछता है कि तुम इसे किसी अच्छी जगह भी तो रख सकते हो। इस पर मैक्स कहता है कि उसके इतने छोटे से घर में इतनी जगह नहीं है। इसके बाद मैक्स उससे यहाँ आने की असली वजह पूछता है, जिस पर वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है और लियो के बारे में बताता है, यानी कि लियो द वॉरियर इनका पुराना दोस्त। फ्रेड कहता है कि जब लियो को 3 साल पहले देश से निकाल दिया गया तो उसने गामा रिपब्लिक नाम से एक अलग देश बना लिया। इसे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने बेस्कर किंगडम के ही हिस्से को इलीगली ऑक्यूपाई किया है और उनकी आर्मी की ताकत भी बढ़ रही है। इससे किंगडम को नुकसान होगा, यानी कि किंगडम युद्ध के करीब है। फ्रेड लियो के खिलाफ मैक्स से मदद मांगता है और रॉयल आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि मैक्स तुम्हारे हमारे साइड होने से लियो सरेंडर भी कर सकता है, जिससे वॉर होगी ही नहीं। मैक्स कहता है देखो मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं वॉर में तुम्हारे कुछ काम भी आ पाऊंगा। इस पर फ्रेड कहता है कि रिटायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे रॉयल आर्मी में हायर रैंक मिलेगी जिससे उसकी लाइफ पहले की तरह अच्छी हो जाएगी। पर मैक्स ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, जिस पर फ्रेड कहता है ठीक है चलो कम से कम मुझे दरवाजे तक तो छोड़ दो। इसके बाद फ्रेड उसी वीडियो के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि उस क्लिप में जो तुम्हारा पीछा कर रही थी वो एक डीमन थी। इसके बाद वो ये भी कहता है
देखो मैक्स, 10 साल पहले हमने बहुत से डीमंस को मारा था। सब जानते हैं कि इंसान डीमंस के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, पर अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। पर अगर ये बात बाहर पता चल गई तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सोचो मैगजीन में तुम्हारी कवर फोटो होगी जिसका टाइटल होगा मैक्स द हीरो एक डीमन के साथ सो रहा है। देखो तुम्हें गद्दार घोषित कर दिया जाएगा, बिल्कुल लियो की तरह। मैक्स कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो औरत कोई डीमन नहीं थी। जिस पर फ्रेड कहता है चिंता मत करो, मेरे अलावा किसी को ये बात नहीं पता, कम से कम अभी तक तो। मैक्स कहता है कि तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। इस पर फ्रेड क्लोजेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसमें से मैं इविल ऑरा को महसूस कर सकता हूँ, जो उस वीडियो वाली डीमन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। फ्रेड उसे देखने की रिक्वेस्ट करता है, इस पर मैक्स उसे अलाउ कर देता है। पर जैसे ही फ्रेड क्लोजेट खोलता है तो उसे वही डरावनी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत क्लोजेट को बंद कर देता है और मैक्स से पूछता है कि तुमने इस जगह में कुछ अजीब नोटिस किया क्या? जिस पर मैक्स मना कर देता है। तभी वो घोस्ट मैक्स के पीछे से निकलती है, जिसे देखकर फ्रेड की हालत खराब हो जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। मैक्स को लगता है कि शायद उसने सच में डीमन लॉर्ड को देख लिया है, पर मऊ कहती है कि वो तो ब्लैंकेट के नीचे छुपी हुई थी। मैक्स सोच में पड़ जाता है कि आखिर अभी हुआ क्या। मऊ ये सब देखकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से उसे काफी परेशानी हो रही थी। बाहर फ्रेड के सबऑर्डिनेट उसकी हालत देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ जो वो इतना घबराया हुआ है। जिस पर फ्रेड कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर मुझे भी घर ले चलो। जिस पर दूसरा बंदा कहता है सर, मैजिकल रिएक्टर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आपकी एक मीटिंग है। इसके बाद वो उसे ले जाने लगते हैं। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि फ्रेड किंगडम गवर्नमेंट में मैजिकल ब्यूरोक्रेट है। इधर हमें फिर से इन्हें दिखाया जाता है, ये लोग सीप डीमन के अगेंस्ट लड़ रहे थे और तीनों मिलकर उसे हरा देते हैं। इसके बाद सीप डीमन वापस चला जाता है। फ्रेड बताता है कि अब वो इस टाउन में नहीं रुक सकता, क्योंकि बैरियर टूट चुका है और मैं बस तालिस्मान बेचकर पैसे कमाना चाहता था। ये सुन मैक्स कहता है कि वो बैरियर काफी पावरफुल था और वैसे भी तुमने यहाँ के लोगों की हेल्प ही की है, भले ही वो पैसे कमाने के लिए की हो। फ्रेड की स्किल देखकर वो उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने आप को फ्रेड से इंट्रोड्यूस करते हैं। इधर प्रेजेंट में हम जेनिया और मऊ को देखते हैं। जेनिया उसे बुक देकर कहती है कि आपने जो आइटम मंगाया था वो मैं ले आई हूँ। इसे देख मऊ कहती है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा तो हम इंसानी दुनिया पर हुकूमत करने के एक कदम और करीब आ जाएंगे। अगले ही सीन में हम मऊ को मैक्स के साथ देखते हैं और वो उसे वो बुक देकर कहती है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लोनली है, अब तुम इतने फेमस भी नहीं हो जो कोई लड़की तुम्हें भाव दे, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ सिंगल डीमंस की प्रोफाइल बुक लाई हूँ। पीछे क्लोजेट वाली घोस्ट फुसफुसाती है कि मैक्स अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। मऊ पीछे देखती है तो घोस्ट छुप जाती है। इसके बाद मैक्स कहता है कि वो किसी डीमन को डेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने हीरो वाले दिनों में बहुत से डीमंस को मारा है, तो ये अच्छा आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। इस पर मऊ कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, डीमंस के पास 7 लाइफ्स होती हैं, तो एक लाइफ के लिए वो बुरा नहीं मानने वाले। इसके बाद वो उसे प्रोफाइल देखने के लिए कहती है और पहली प्रोफाइल जेनिया की होती है, जिसे देख वो साफ मना कर देता है। मऊ कहती है कि कम से कम उसे सारी प्रोफाइल एक बार देख लेनी चाहिए। इसके बाद वो जेनिया की प्रोफाइल देखता है और कहता है कि मैं ऐसी डीमन को तो बिल्कुल डेट नहीं करने वाला जो थोड़ी सी अल्कोहल के बाद उसे मारने के लिए पूरे शहर में बिना कपड़ों के दौड़ाए। इस पर मऊ कहती है कि अगर उसे अल्कोहल से दूर रखा जाए तो वो एक बहुत प्यारी डीमन है। इसके बाद वो एक और डीमन की प्रोफाइल देखते हैं जो एक पिग थी, जिसे देखते ही मैक्स रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट डीमन काफी ब्यूटीफुल थी, लेकिन जब वो उसकी कंप्लीट प्रोफाइल देखता है तो पता चलता है कि वो हाफ स्नेक है। एक एक करके सारी डीमंस को देखने के बाद उसे कोई भी सूटेबल डीमन नहीं मिलता। यह देख मऊ कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हो, आखिर तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए? ये सुन मैक्स कहता है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो संस्कारी हो, उसका अच्छा फिगर हो और खाना भी अच्छा बनाती हो। ये सुनकर मऊ अपने इंसानी रूप में आ जाती है और पूछती है कि क्या उसे कोई ऐसा चाहिए। उसे इस रूप में देखकर मैक्स फ्रीज हो जाता है, जैसे उसे देखते ही प्यार हो गया हो। तभी डोर बेल रिंग होती है, जिसे सुन मऊ अपने रूप में वापस आती है और कहती है मुझे जाना चाहिए, जेनिया होगी। दरवाजे पर जेनिया थी और वो मऊ के लालम लाल चेहरे को देखकर उसे पूछती है कि क्या हुआ माय लॉर्ड, कहीं आपको बुखार तो नहीं हो गया? जिस पर मऊ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस सारी सिचुएशन को देखकर कोई तो जेलस है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर डीमन लॉर्ड मैक्स को उसकी साइड आ जाने के लिए कहता है। इसके लिए मैक्स को डीमन बनना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि उसके पास भी 7 लाइफ्स होंगी और वो इमोर्टल बन जाएगा। लेकिन मैक्स उसके इस ऑफर को मना करते हुए कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, डीमन बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। प्रेजेंट में मऊ उसे वही डील फिर से दे रही होती है, पर मैक्स कहता है कि ये चीज तुमने पहले भी ट्राई की थी, इसका कोई फायदा नहीं है। मऊ कहती है देखो तुम्हारी सेविंग्स भी खत्म हो रही होंगी, तो अगर तुम मेरी आर्मी ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें 2.5 मिलियन येन मंथली सैलरी मिलेगी, यानी कि इंडियन रुपीज में 13 लाख रुपए। खैर जेनिया फिर कहती है कि इंसानों को हॉलीडेज भी चाहिए होती है माय लॉर्ड, इसीलिए मऊ उसे हफ्ते में 4 दिन की छुट्टी भी देने का वादा करती है। इतना कहने के बाद वो उसके सामने पेपर रखती है और उस पर साइन करने के लिए कहती है, पर मैक्स कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। इस पर मऊ कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग भले ही तुम मेरे अंडर रहोगे, पर असल में हम वैसे ही
रहेंगे जैसे यहाँ, बिल्कुल दोस्तों की तरह। इस पर मैक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हारी ऑफर को लेकर इमोर्टल बन जाता हूँ तो शायद फिर मैं नहीं रहूंगा। वैसे भी इमोर्टल बन जाना मेरे लिए थोड़ा अजीब है, 10 साल बाद मैं वैसे भी मर ही जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। इसे सुनकर मऊ कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें अपनी लाइफ में गोल्स रखने चाहिए, ऐसे लूजर्स की तरह जीना नहीं चाहिए और ऐसा कहना बंद करो कि 10 साल बाद मर जाओगे। इस पर मैक्स माफी मांगता है। इसके बाद मैक्स पैसे कमाने के लिए मोटिवेट हो जाता है और अपने लैपटॉप पर जाकर गेमिंग वीडियोस बनाने का डिसीजन लेता है। मऊ उससे पूछती है कि वो ऐसे कैसे कमाने वाला है। इस पर मैक्स कहता है कि मैं पू क्यूबर बन के वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करूंगा, जिसके बाद मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करके करोड़ों कमा रहे हैं। इसके बाद मऊ पू क्यूबर वाली बात जेनिया को बताती है, जिस पर जेनिया कहती है कि ये कोई आसान काम नहीं होने वाला, क्योंकि अगर उसे ठीक ठाक अमाउंट में पैसे कमाने हैं तो 1 लाख व्यूज डेली बेसिस पर चाहिए होंगे। जिस पर मऊ कहती है कि अच्छा ही है, वो इस पर काफी मेहनत कर रहा है, अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत बढ़िया होगा। डिनर टाइम पर मऊ उससे उसके पू क्यूबर बनने की ग्रोथ के बारे में पूछती है, जिस पर मैक्स कहता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, रातों रात कोई पू क्यूबर नहीं बन जाता। अगले दिन मैक्स पूरा डिमोटिवेटेड हो जाता है क्योंकि उसकी वीडियो पर सिर्फ 14 व्यूज आए थे। मऊ उसकी वीडियो देखती है जो वाकई काफी बोरिंग और अनप्रोफेशनल थी, पर मैक्स को मोटिवेट करने के लिए गेमिंग के अलावा और भी चीज ट्राई करने के लिए कहती है। इसके बाद वो प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियो बनाने का डिसीजन लेता है, पर उसकी ये वीडियो भी बुरी तरह फेल हो जाती है। इस पर कमेंट्स थे कि तुम तो सुअर की तरह खाते हो। ये देख मैक्स को गुस्सा आता है और वो फिर सिंगिंग ट्राई करता है, जहाँ पर फिर से उसे कमेंट में गालियां ही पड़ रही थी। अब मैक्स इस सबसे थक जाता है और कहता है कि वो एक पू क्यूबर कभी नहीं बन पाएगा, पर मऊ उसे फिर से मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें एक और बार ट्राई करना चाहिए, अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं तैयार हूँ। ये सुनकर मैक्स को एक खुराफाती आइडिया आता है। वो इस बार मऊ को उसके इंसानी रूप में लाइव जाने के लिए कहता है और पीछे से इंस्ट्रक्शन देने लगता है। देखते ही देखते सिंपो की बाढ़ आ जाती है और लाइव व्यूअर्स बढ़ने लगते हैं और फिर मैक्स उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि उसे आइसक्रीम को काटना नहीं बल्कि चूसना है। खैर माहौल इतना गर्म हो जाता है कि व्यूअर्स को हुक्ड रखने के लिए मऊ अपने कपड़ों पर आइसक्रीम गिरा लेती है और इसके बाद वो टॉप को उतारने लगती है। मैक्स भी भावनाओं में बहकर उसे नहीं रोकता और शो को कंटिन्यू रखता है और जैसे ही वो टॉप को उतारती है इनका चैनल बैन हो जाता है। खैर ये तो होना ही था। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एक बड़े से कोलोजियम को देखते हैं, जहाँ पर लियो अपने ओपोनेंट्स को धूल चटा रहा था और लोग ये देखकर काफी कॉन्फिडेंट है कि लियो ही अगला हीरो बनेगा। लेकिन तभी लियो की नजर एक और कॉम्पिटिटर पर जाती है जो कि मैक्स है। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर वो दंग रह जाता है, जिस पर लियो के दोस्त भी कहते हैं कि वो तुम्हें शायद टक्कर दे सकता है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मैक्स बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर मऊ भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। मऊ उससे पूछती है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर मैक्स कहता है कि वो बस ऐसे ही घूमने के लिए आया है, कोई स्पेसिफिक जगह उसके माइंड में नहीं है। जिस पर मऊ कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग पर जाने का सजेस्ट करती है। यहाँ वो कुछ अडल्ट साइज वाले कपड़े तो लेती ही है, पर अपनी असली रूप के लिए बच्चों के साइज के कपड़े भी लेती है, जिसे देख एम्प्लॉय शर्माते हुए कहती है आपके बच्चे जरूर बहुत प्यारे होंगे, जिसे सुन मऊ स्माइल करती है। ये देख मैक्स मऊ से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे हमारे सच में बच्चे हैं। इसके बाद यहाँ इन्हें फूड ट्राई करने के लिए काउंटर मिलता है, जहाँ पर ये दोनों उसे टेस्ट करते हैं और मऊ कहती है कि ये टेस्टी हैं, हमें घर के लिए भी ले लेने चाहिए। इस दौरान काउंटर लेडी मैक्स को पहचान जाती है कि वो एक हीरो है और उससे हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट करती है और वो इसके लिए राजी हो जाता है, पर जैसे ही वो हाथ मिलाता है तो समझ जाता है कि ये कोई आम औरत नहीं है, क्योंकि वो उसके हाथ को काफी जोर से दबा पा रही थी। वो औरत कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि हम लोग कभी दोबारा मिलेंगे। वो अपना मास्क हटाती है और मैक्स उसे पहचान जाता है और कहता है कि बेशक ये तुम ही हो सकती हो, तुम्हारे हाथ किसी मर्द से कम जो नहीं है। जिस पर ये औरत, जिसका नाम अनेगो है, कहती है कि ये बेइज्जती थी या तारीफ। मऊ उससे इस औरत के बारे में पूछती है तो मैक्स बताता है कि ये गामा रिपब्लिक की सिटीजन है और लियो की एक साथी, यानी कि वही देश जो मैक्स के पुराने साथी लियो ने बनाया है। फ्रेड के अकॉर्डिंग जो कंट्री इलीगल है और किंगडम के साथ वॉर में है। खैर इसके बाद अनेगो से साथ ले जाती है, जहाँ वो मैक्स से पूछती है कि क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर मैक्स मना कर देता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ इस कंट्री में गद्दार है तो यहाँ क्या कर रही है। अनेगो बताती है कि वो बस यहाँ रहकर दुश्मनों की जासूसी कर रही है। इधर मो के पास एक आदमी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अगर मैक्स से मिलना चाहती हो तो। इसे सुनकर वो उसके साथ खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर मैक्स अनेगो से लगभग 5 साल बाद मिल रहा
रहा था, क्योंकि गामा रिपब्लिक देश के बनने से 2 साल पहले इन बागियों को देश से निकाल दिया गया था, जिसमें अनेको भी शामिल थी। मैक्स उससे लियो के हालचाल के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो हमेशा की तरह जॉली है, पर वो अक्सर तुम्हें याद करता है और बड़बड़ाता है कि आजकल मैक्स क्या कर रहा होगा। इधर मऊ उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम भी गामा रिपब्लिक के नागरिक हो, इस पर वो हाँ कहता है। तो मऊ कहती है कि फिर तुम तो टेररिस्ट हुए। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हम लोग टेररिस्ट नहीं है, बल्कि गलती किंगडम की है, क्योंकि हमारे बॉस लियो को मेन लैंड से निकालकर किंगडम के बंजर इलाके में छोड़ दिया गया और जैसे तैसे हम लोगों ने मिलकर इसे रहने लायक बनाया। लेकिन जैसे ही किंगडम को पता चला कि जिस जमीन को ये लोग बंजर समझते थे उसमें मैजिक और है, तो उन्होंने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी ताकि उस इलाके को फिर से हथिया सकें। मऊ इसके बाद उससे पूछती है कि क्या तुम लोग मैक्स को अपनी साइड करने आए हो, जिस पर वो बताता है कि मैक्स ने डीमन लॉर्ड को हराया था, पर अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो किसी काम का है, वो बस एक मिडिल एज्ड आदमी है जो हमारे किसी काम का नहीं। यह सुनकर मऊ गुस्से में कहती है कि वो तुम्हें 2 सेकंड में कुचल कर रख सकता है। इधर मैक्स अनेको को फ्रेड के उस ऑफर के बारे में भी बताता है जो फ्रेड ने उसे दिया था और मैक्स ने उसे मना कर दिया था। मैक्स उससे भी क्लियर कर देता है कि वो ना ही लियो के साथ लड़ेगा और ना ही उसके खिलाफ। अनेको इसके बाद उसे गामा रिपब्लिक के लिए 2 टिकट देती है और कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें एक बार आकर वहाँ घूम लेना चाहिए। मैक्स टिकट तो ले लेता है पर उसका वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं था। तभी यहाँ वो लड़का आ जाता है और कहता है कि अब हमारे पास मैक्स की गर्लफ्रेंड है, इसे हमारे साथ चलना ही होगा। ये सुनकर अनेको कहती है कि मैक्स हमारी आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहता और ये उसकी मर्जी है, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। पर विल नहीं मानता और मऊ के बाल खींचने लगता है और अगले ही पल मैक्स उसके हाथ को तोड़कर उसे पानी में फेंक देता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि विल को पता भी नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या। इसके बाद अनेको मैक्स से विल के लिए माफी मांगती है और कहती है कि माफ करना, विल 10 साल पहले तक बच्चा था तो तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसके बाद वो विल से भी माफी मांगने के लिए कहती है, जिसके बाद वो भी माफी मांगता है। मैक्स उसे माफ कर देता है और इन दोनों से ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों वापस अपने देश जाने लगते हैं। इधर मऊ मैक्स से पूछती है कि क्या वो लियो की आर्मी को ज्वाइन करेगा, जिस पर मैक्स मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसे फ्रेड से लड़ना पड़ेगा। लियो के साथ साथ वो भी उसका पुराना दोस्त है, इसीलिए वो इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। इसके बाद हम अनेको और उसके भाई विल को देखते हैं जो अपने एक और साथी जोई के पास वापस आ जाते हैं। अनेको उससे लियो के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, क्योंकि बॉस की एंट्री बस होने ही वाली है। तभी लियो एक मछली का शिकार करके बाहर आता है और कहता है चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर मैक्स उन टिकट की फोटोज खींचने लगता है। जब मऊ उससे इसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो इन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमाने वाला है। इस पर मऊ कहती है कि तुम तो बहुत चीप हो यार। मऊ उससे पूछती है कि वो गामा रिपब्लिक क्यों नहीं जाना चाहता, इस पर वो बताता है कि किंगडम के हिसाब से वो जगह टेररिस्ट द्वारा ऑक्यूपाइड है, इसीलिए वहाँ की ट्रिप करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। फिर मऊ को आइडिया आता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स भी हैं। इसके बाद वो अपने मैजिक से क्लोजेट में एक पोर्टल बना देती है और कहती है कि हम वहाँ जाएंगे लेकिन वापस इस पोर्टल के थ्रू आएंगे। इसके बाद मऊ जेनिया को बताती है कि वो 2 दिन के लिए एक ट्रिप पर जाने वाली है, पर मैक्स अभी भी जाने के लिए कन्विंस्ड नहीं था। पर मऊ अपनी क्यूटनेस का फायदा उठाते हुए मैक्स को एन्चेंटमेंट मैजिक से वश में कर लेती है और मैक्स अगले ही पल अपने आप को गामा रिपब्लिक जाने वाले एयरशिप पर पाता है। मऊ इस ट्रिप के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं गामा रिपब्लिक की एक सिटी में और मैक्स को कोई पहचान ना ले, इसीलिए वो उसे गूफी चश्मे और नाक दे देती है। इसके बाद ये यहाँ का टूर करने लगते हैं, जिस बीच एक बन बेचने वाली लेडी इन्हें बंस खिलाती है और काफी खातिरदारी करती है। इसके बाद इन लोगों को लियो को चीयर करने की आवाज आती है, जिसके बाद वो वहाँ जाकर लियो को देखते हैं और मैक्स उसे देखकर कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला और पास्ट को याद करता है, जहाँ मैक्स और लियो कॉलेजियम में लड़ रहे होते हैं ताकि देखा जा सके कि कौन ज्यादा ताकतवर है हीरो का टाइटल और डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। दोनों जी जान लगाकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसे देख कॉलोजियम में बैठे लोगों की सांसें थम जाती हैं। लियो के दोस्त उसे चीयर करते हैं, पर मैक्स कोई आम बंदा नहीं था, वो लियो को हराने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस तरह इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। इधर प्रेजेंट में हम मैक्स और मऊ को पिंग पोंग खेलता हुआ देखते हैं। दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं क्योंकि हारने वाला दूसरे को अपने पास से आइस कॉफी खरीद कर देगा। विनर तो डिसाइड नहीं होता, पर ये एक और बॉल को तोड़ देते हैं। इसके बाद हम मऊ को नहाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो मैक्स से टॉवल अंदर लाने के लिए कहती है क्योंकि वो फर्श को गीला नहीं करना चाहती। मैक्स कहता है ठीक है। अब जैसे वो टॉवल लेके अपनी होप्स बढ़ाकर अंदर जाता है, मऊ को उसके रियल रूप में देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है। इसके बाद ये लोग खाना खाते हैं और घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अगले दिन ये लोग फिर से यहाँ के टूर करने लगते हैं और काफी सारी शॉपिंग भी करते हैं। इस दौरान इन्हें अनेको दिखाई देती है जो गामा रिपब्लिक पेट्रोल की तरफ से अनाउंसमेंट करती है कि युद्ध की वजह से वो लोग बेस्कर किंगडम और गामा रिपब्लिक के बॉर्डर के आसपास के एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मैक्स छुप जाता है
था कि वो उसे देख ना ले। तभी यहाँ बंस वाली लेडी आती है और बताती है कि ये तो रोज का है। ऐसी अनाउंसमेंट अक्सर होती रहती हैं, पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के लोकल्स और शॉप ओनर्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं और पूरी तरह चिल हैं। ये सुनकर मऊ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को बॉर्डर पर चलकर देखना चाहिए ताकि दोनों देशों की मिलिट्री पावर का पता चल सके। मैक्स उसके साथ इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ। पर टिकट्स मऊ के पास थे और टेलीपोर्टेशन मैजिक भी वहीं यूज कर सकती थी, इसीलिए उसके पास कोई चारा नहीं बचता, जिसके बाद वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैक्स पूछता है कि पेट्रोल होते हुए हम उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएंगे कैसे। इस पर वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद वो अपने विंग्स निकालती है और दोनों उड़कर बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं, पर मऊ शिकायत करती है कि वो बहुत ज्यादा भारी है। इसके बाद ये क्रैश लैंडिंग करते हैं और जैसे तैसे बॉर्डर के करीब पहुंच जाते हैं और दूरबीन से इन्हें देखने लगते हैं। बैस्कर किंगडम की आर्मी उनके चीफ कर्नल गैलमोफ के कहने पर गामा रिपब्लिक के बॉर्डर पर अटैक करती है, पर बॉर्डर ताकतवर मैजिक शील्ड से कवर था। अनेको कहती है कि ये लोग हर बार की तरह वहीं सेम अटैक कर रहे हैं जिनका कोई असर नहीं होने वाला। इसके बाद ये उन लोगों पर नींद के गैस गोले से अटैक करने लगते हैं। इसके बाद बैस्कर किंगडम की आर्मी पीछे हटने लगती है। किंगडम आर्मी के मैजिक अटैक का बॉर्डर पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिस पर फ्रेड का सब ऑर्डिनेट बोट का कहता है कि जरूर ये कोई डिफेंसिव स्पेल यूज कर रहे होंगे, वरना ये लोग बॉर्डर को कब का तबाह कर चुके होते। हम बॉर्डर की दीवार पर डिफेंसिव स्पेल लगा देखते हैं, जिसका मतलब है कि बोटका का अंदाजा बिल्कुल सही था। बोटका कर्नल गैलमोफ से कहता है कि इस तरह हम बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद वो अपना स्नाइपर मैजिक का यूज करके अनेकों को हिट करने में कामयाब हो जाता है और जोई के बाल भी उड़ा देता है। मैक्स ये सब देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि सिचुएशन खराब हो, मैक्स लियो को आता देखता है, जो एक छलांग में बॉर्डर को पार करके किंगडम के इस तरफ आ जाता है और कहता है कि जैसे ही मैंने एक डिमोनिक प्रेजेंस को महसूस किया मैं आ गया। तभी कर्नल गैलमोफ लियो पर अटैक करने को कहता है। लियो अपने भाले को घुमाता है और टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है, जिसमें कई सोल्जर उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मऊ लियो को चीयर कर रही थी। इधर लियो अकेला इन पर भारी पड़ जाता है और गैलमोफ कहता है कि इस सबका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि किंगडम तब तक नहीं रोकने वाला जब तक वो इस इलीगल ऑक्यूपाइड एरिया को वापस हासिल नहीं कर लेते। तभी बोट का मौका पाकर अपने स्नाइपर मैजिक से लियो पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमने चीफ सेक्रेटरी फ्रेड की लाइफ नर्क बना दी है और तुम्हें मारकर मैं उनकी लाइफ को आसान करने वाला हूँ। पर फिर वो रियलाइज करता है कि लियो को एक खरगोश तक नहीं आई है। लियो से मारता है और कहता है कि फ्रेड को अगर प्रॉब्लम है तो वो मुझसे फेस टू फेस मुकाबला कर सकता है। इसके बाद वो गैलमोफ को भी आर्मी को पीछे हटाने की सलाह देता है। इसके बाद वो पीछे हट जाते हैं और जाने लगते हैं। इसके बाद लियो अपने साथियों को चेक करता है और विल कहता है कि अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए बॉस। इस पर लियो कहता है कि उसने एक डेमोनिक प्रेजेंस को महसूस किया था, जिस पर वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि डेमोनिक प्रेजेंस। खैर इतना सारा एक्शन देखने के बाद मैक्स और मऊ वापस लौटने का फैसला करते हैं, पर मऊ जैसे ही टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने लगती है वैसे ही लियो स्ट्रॉन्ग डेमोनिक प्रेजेंस को फील करता है और अपने भाले को उस तरफ फेंकता है, पर मैक्स सही समय पर मऊ को बचा लेता है। लियो अब इनके पीछे पड़ गया था और इन्हें मारने की कोशिश करता है। मैक्स रियलाइज करता है कि वो लियो को आउटरन नहीं कर पाएगा, इसीलिए दो हाथ करने के लिए रुक जाता है। लियो कहता है बिल्कुल सही डिसीजन लिया, पर लियो उसके गूफी लुक की वजह से उसे पहचान नहीं पाता। लियो उनसे पूछता है कि अगर वो यहाँ जासूसी कर रहे थे। इस पर मैक्स कहता है कि नहीं वो बस मुसाफिर हैं। लियो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर वो बच्चा मैं उसमें से डेमोनिक प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। लियो मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ अगर इस डीमन बेबी को मेरे हवाले कर दो तो। मऊ उससे टेलीपैथी के जरिए कहती है कि वो उसे उसके हवाले कर दे, क्योंकि वो तो फिर से रिबॉर्न हो सकती है। लेकिन मैक्स ऐसा करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं थोड़ा टाइम बाई करने की कोशिश करूंगा, जिस दौरान तुम्हें अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक स्पेल कंप्लीट करना होगा। इसके बाद मैक्स और लियो दो हाथ करने लगते हैं और मैक्स उसे किक मारता है। इस दौरान मऊ मैजिक स्पेल शुरू कर देती है, जिसे देख लियो उस पर अपना भाला फेंक कर मारता है, पर मैक्स उसे सही समय पर पकड़ लेता है। लियो ये देख हैरान था कि ये बंदा है कौन जिसने उसके अटैक को ऐसे ही रोक दिया। लियो एक बार फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिस दौरान मैक्स का गूफी लुक हट जाता है, पर लियो उसे फिर भी नहीं पहचान पाता। तभी मऊ कहती है मैक्स टेलीपोर्टेशन तैयार है। ये सुनकर लियो समझ जाता है कि ये मैक्स है और क्यों वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। लियो उसे रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो एक डीमन के साथ क्या कर रहा है। मैक्स कहता है माफ करना दोस्त, ये प्राइवेट मामला है। इतना कहकर ये लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लियो इतने टाइम बाद मैक्स से मिलकर खुश था। इधर ये दोनों घोस्ट के ऊपर क्रैश लैंडिंग करते हैं। मैक्स और मऊ खुश है कि सिंगल पीस में वापस आ गए। इधर घोस्ट इन्हें गालियां देती है और कहती है कि क्लोजेट का जो दरवाजा इन्होंने तोड़ा है उसे कौन ठीक करेगा। इसके बाद मऊ देखती है कि जेनिया यहाँ पर नहीं है। मैक्स कहता है कि वो जरूर उस आउटफिट में शॉपिंग पर गई होगी, जिस पर मऊ कहती है कि उसने उसे एक जरूरी
जरूरी काम दिया था। दूसरी तरफ हम जेनिया को देखते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि वो एक साइड मिशन इम्पॉसिबल पर निकली है, क्योंकि ट्रिप पर जाने से पहले मऊ ने उसे एक काम दिया था, जो था ब्यूरो ऑफ मैजिक की जासूसी करना। इधर जेनिया ब्यूरो ऑफ मैजिक की बिल्डिंग के बाहर आ जाती है, जहां मिलिट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम होते हैं। जेनिया देखती है कि वो फ्रंट गेट से इस बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस पाएगी, इसीलिए वो अपने टूल्स निकाल के दिन दहाड़े बिल्डिंग पर ट्रैकिंग करके चढ़ जाती है। इसके बाद वो दरवाजे का लॉक तोड़ती है और उसे सामने एक गार्ड मिलता है। वो डीमन लॉर्ड की बात याद करती है कि उसे किसी इंसान की जान नहीं लेनी है अगर बहुत नेसेसरी ना हो तो, इसीलिए वो उसे सिंपल नॉक डाउन दे देती है। इसके बाद वो एक और बंदे को नॉक कर देती है और वेंटिलेशन पाइप्स के थ्रू सर्वर रूम तक पहुंच जाती है। वो वहां पर एक और बंदे को देखती है और उस पर ट्रैंकुलाइजर डार्ट यूज करती है, पर निशाना चूक जाता है। इसके बाद वो क्लासिक पैंतरे यूज करके उसे भी नॉक कर देती है। इसके बाद वो सर्वर रूम की फाइल्स को हैक करके डाउनलोड करने में लग जाती है। तभी यहाँ फ्रेड आ जाता है और कहता है, तो तुम ही थी जिसकी एनर्जी से सर दर्द होने लगा। जेनिया बचने के लिए स्मोक बॉम्ब यूज करती है, पर फ्रेड उसे संभाल लेता है और हथकड़ी से बांध देता है। उसकी एक सबऑर्डिनेट लिम यहाँ आती है और इस घुसपैठ के लिए अपनी गलती मानती है और माफी मांगती है। लिम यहाँ पुलिस को इस बारे में बताने के लिए कहती है, जिस पर फ्रेड मना कर देता है और कहता है कि बाहर जाओ और किसी को अंदर आने मत देना। इसके बाद वो उसे उसका नाम पूछता है और जाने अनजाने में जेनिया धीरे धीरे सब कुछ उगलने लगती है। यह भी कि वो डीमन लॉर्ड के लिए काम करती है। बातों ही बातों में फ्रेड को ऐसा लगता है कि जैसे उसने पहले उसे कहीं देखा हो, और समझ जाता है कि ये वही वायरल वीडियो वाली लड़की है जो बिना कपड़ों के मैक्स के पीछे पड़ी थी। फ्रेड कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे क्यों भाग रही थी। जेनिया बात टालने की कोशिश करती है और कहती है कि जो हुआ वो बस शराब के नशे की वजह से हुआ और वो उस आदमी को नहीं जानती। फ्रेड उसे धमकाता है और कहता है कि मुझे बच्चा समझने की कोशिश मत करो, बताओ तुम उस बेवकूफ मैक्स को अपने प्यार में फंसाकर क्या हासिल करना चाहती हो। इससे पहले कि वो उससे कुछ और जान पाता, लिम यहाँ आती है और कहती है कि मिनिस्टर ग्रिम उससे मिलने आए हैं और जरूरी बात करना चाहते हैं। फ्रेड लिम को उस पर नजर रखने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। इधर 9 मिनिस्टर्स में से एक ग्रिम यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से फ्लर्ट कर रहा होता है और कहता है कि मैं पास ही के एक अच्छे रेस्टोरेंट को जानता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना चाहोगी। फ्रेड यहाँ आता है और ग्रिम की असिस्टेंट उसे ये सब छोड़कर फ्रेड से बात करने के लिए कहती है। इसके बाद ग्रिम कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले फ्रेड। इस तरफ लिम सोच रही थी कि उसके बॉस इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते, और जेनिया यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही थी। उसे आइडिया आता है और वो लिम से बाथरूम की रिक्वेस्ट करने लगती है। लिम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और उसे वॉशरूम ले जाने लगती है और उसकी हेल्प भी करती है, पर लिम उसे जैसे लाई थी वैसे ही वापस ले जाने लगती है और जेनिया अपने आप को आजाद नहीं कर पाती। पर इससे पहले कि फ्रेड वापस आकर उससे फिर से पूछताछ करे, वो इससे पहले यहाँ से बचकर निकलना चाहती है। खैर लिम उसकी और खातिरदारी करती है। इधर हमें इनकी बातचीत से पता चलता है कि फ्रेड को देश से इसीलिए निकाला गया था क्योंकि उसने रिश्वत खाई थी, जबकि लियो ने इस बात से साफ इंकार कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे देश निकाला हुआ। मिनिस्टर ग्रिम कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि लियो ने रिश्वत ली होगी, जिस पर फ्रेड कहता है कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो मंद बुद्धि कब क्या कर दे। ग्रिम कहता है कि नहीं, लियो ऐसा बंदा नहीं है जो रिश्वत ले, जिस पर फ्रेड कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसे देश निकाला यूं ही एक्सेप्ट कर लेने के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद ग्रिम ये भी कहता है कि उसे जरूर किसी ने फंसाया होगा। इसके बाद वो ये भी कहता है कि देखो तुम्हें शायद ये अच्छा ना लगे, पर मैंने बाकी मिनिस्टर्स के सामने एक आइडिया प्रपोज किया जो था गामा रिपब्लिक से शांति समझौता करने का। गामा रिपब्लिक अभी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि उन्होंने किंगडम के खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, वो बस सिर्फ अपना डिफेंस कर रहे हैं। फ्रेड कहता है कि क्या बाकी मिनिस्टर्स आपकी इस बात से सहमत हैं, जिस पर ग्रिम कहता है कि सिर्फ फर्स्ट मिनिस्टर इसमें मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि बाकी मिनिस्टर्स को मनाने में तुम मेरा साथ दो। फ्रेड इसमें उसका साथ देने के लिए मान जाता है। इधर जेनिया अपना एक और टूल यूज करती है और एक ऑयल की बोतल को अपने ऊपर उड़े लेती है ताकि हथकड़ी से अपने आप को खोल सके। लिम उससे ये सब करने से मना करती है और जेनिया हाथ निकालने की बजाय उस हथकड़ी को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। लिम ये देखकर अपना फायर मैजिक यूज करने का डिसाइड करती है और कहती है तो अब समझ आया चीफ सेक्रेटरी ने तुम्हें हथकड़ी से क्यों बांध कर रखा था। लिम उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो वो बहुत पछताएगी। दूसरी तरफ ग्रिम इस मीटिंग के बाद अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने लगता है और इधर लिम ने भी जेनिया को अपनी फ्लेम से पकड़ के रखा होता है। इधर ग्रिम अपने फोन में टाइम देखता है और ठीक 4 बजे मैजिक ब्यूरो बिल्डिंग में एक धमाका होता है। इस धमाके के बावजूद ग्रिम को कोई फर्क नहीं पड़ता और कहता है चलो यहाँ रुककर तुम मेरी जान को और खतरे में डाल रहे हो। यह सुनकर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि इस धमाके में उसी का हाथ है और उसने ये धमाका इसीलिए कराया था ताकि इस धमाके का ब्लेम गामा रिपब्लिक पर डाला जा सके और किंगडम बिना पॉलिटिकल प्रेशर के उनके खिलाफ युद्ध करे और बाकी देश भी इस चीज को सेल्फ डिफेंस का नाम देंगे। और उसे अब पूरा विश्वास है कि फ्रेड के दिल में लियो के लिए जो भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची होगी इस
धमाके की वजह से वो भी खत्म हो जाएगी और गामा रिपब्लिक के खिलाफ वो युद्ध में पूरी जान लगा देगा। इधर हम जेनिया को देखते हैं और उसके सामने लिम पड़ी थी जो धमाके की वजह से घायल हो गई थी। जेनिया के पास अब यहाँ से निकलने का परफेक्ट मौका था, पर लिम को घायल देख के वो उसके बारे में सोचने लगती है कि वो उसके साथ अच्छे से पेश आई थी, तो उसे यहाँ मरने के लिए छोड़ देना सही नहीं होगा। जेनिया फर्स्ट एड से मरहम पट्टी करती है और लिम को अपने साथ लेकर यहाँ से निकलने लगती है। दूसरी तरफ मऊ मैक्स को न्यूज के बारे में बताती है जिसमें उसे मैजिक ब्यूरो पर हुए धमाके के बारे में पता चलता है। न्यूज में इस धमाके का जिम्मेदार गामा रिपब्लिक के टेररिस्ट को ठहराया जा रहा था। यहाँ पर मऊ एडमिट करती है कि उसने भी जेनिया को वहाँ भेजा था ताकि मैजिक ब्यूरो की जासूसी करे। इस पर मैक्स कहता है कि कहीं वही तो इस धमाके की जिम्मेदार नहीं है, जिस पर मऊ कहती है कि मैंने उसे मैजिक ब्यूरो के अंदर जाने के लिए कहा ही नहीं और वैसे भी मैं उसे मैजिक ब्यूरो में बॉम्ब लगाने के लिए कह ही नहीं सकती। तभी जेनिया लिम के साथ यहाँ पर आ जाती है। अब जब लिम को होश आता है तो वो अपने सामने मऊ को उसके ह्यूमन फॉर्म में देखती है। मऊ उससे पूछती है कि अब वो कैसा फील कर रही है। लिम जागते ही उसी बॉम्ब धमाके के बारे में सोचने लगती है और मऊ से पूछती है कि क्या तुमने ही मेरी जान बचाई थी और क्या तुम अकेली रहती हो, जिस पर मऊ कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, पर जल्दी वो वापस घर आ जाएगा। लिम पहले तो उसके ड्रेस को देखती है जो उसे काफी अजीब और छोटी लगती है। खैर मऊ उससे उसके फेवरेट खाने के बारे में पूछती है ताकि उसे बनाकर खिला सके, पर लिम कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती, उसे जाना होगा। मऊ उसे समझाती है कि उसका इस हालत में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, लेकिन लिम उसकी बात नहीं मानती। लेकिन तभी मऊ उस पर अपने एन्चेंटमेंट मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक को महसूस कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए। इसके बाद वो उसे एक फॉर्म पर साइन करने के लिए कहती है और लिम भी उसके वश में आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाली थी, लेकिन तभी मैक्स आकर मऊ के सर पर फ्राइंग पैन मारकर उसे ये सब करने से मना कर देता है। इसके बाद मैक्स लिम से इस सब के लिए माफी मांगता है और लिम को पता चलता है कि इस ब्यूटीफुल लड़की के कहने पर जेनिया ने मैजिक ब्यूरो में घुसपैठ की थी। मऊ और जेनिया इसके लिए लिम से माफी मांगती हैं और ये भी कहती हैं कि मैजिक ब्यूरो में हुए धमाके के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। लिम उनकी बात मान लेती है, पर लिम क्योंकि मैक्स के बारे में अच्छे से जानती है तो वो उससे पूछती है कि वो इन डीमंस के साथ क्या कर रहा है। अब इससे पहले कि वो कुछ कहता मऊ उससे खुद एक्सप्लेन करती है कि मैक्स तो बेचारा भला आदमी है जिसने हम भूख से मर रहे डीमंस को शेल्टर पनाह दी है, और बात रही मैजिक ब्यूरो की जासूसी की तो वो सिर्फ इसीलिए ताकि हम डीमंस इंसानों को और करीब से जान सकें। मैक्स हैरान हो जाता है क्योंकि लिम ने उसकी बकवास पर भरोसा कर लिया था। तभी लिम के फोन पर कॉल आती है और जेनिया उसे उसका फोन लौटा देती है। कॉल पर फ्रेड था जो उसके बारे में पूछता है, जिस पर लिम उसे बताती है कि उसे ट्रीट किया जा रहा है। इस पर फ्रेड कहता है कि लगता नहीं कि तुम किसी हॉस्पिटल में हो। इस पर मैक्स भी उससे कहता है कि तुम उसे सब कुछ सच बता सकती हो। लिम फ्रेड को मैक्स के बारे में बताती है और फोन उसे दे देती है। फ्रेड इस धमाके उसके और उन डीमंस के कनेक्शन के बारे में पूछता है, जिस पर मैक्स कहता है कि उसका और उन डीमंस का इस धमाके से कुछ लेना देना नहीं है। मैक्स ये भी कहता है कि वो उसे मिलकर सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है। ये दोनों बात कर ही रही होती है कि तभी फ्रेड को घोस्ट की आवाज आने लगती है और फोन कनेक्शन लूज होने लग जाता है। फ्रेड समझ जाता है कि ये सब घोस्ट की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो कहता है कि हम फिर से तुम्हारे घर पर नहीं मिल सकते, इससे अच्छा हम कहीं और मिल सकते हैं। मैक्स मान जाता है। इधर फ्रेड को फिर से कॉल आती है जिसे वो हैंग करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। फोन में वही घोस्ट थी जो कहती है तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे फोन काटने की। तभी रेस्क्यू टीम यहाँ आती है और चीफ सेक्रेटरी फ्रेड को नीचे पड़ा हुआ देखती है। इसके बाद सीन कैबिनेट ऑफिस बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी 9 मिनिस्टर मिलकर धमाके को लेकर मीटिंग कर रहे थे। ये लोग उस धमाके की निंदा करते हैं और इसके जिम्मेदार गामा रिपब्लिक को ठहराते हैं। ये लोग लियो के खिलाफ युद्ध तो करना चाहते हैं पर ये लोग श्योर नहीं है कि इनकी आर्मी लियो के होते हुए गामा रिपब्लिक के सामने टिक भी पाएगी या नहीं। फोर्थ मिनिस्टर राइनहार्ट कहता है कि लियो को हराने के लिए हमें उसी के टक्कर का कोई चाहिए होगा जो और कोई नहीं बल्कि लियो का ही कोई पुराना दोस्त होगा। इसके बाद वो ग्रिम से कहता है कि तुम फ्रेड को काफी अच्छे से जानते हो तो क्या तुम उसे लियो के खिलाफ युद्ध के लिए कन्विंस कर सकते हो। जिस पर ग्रिम कहता है शौक से। सीन फिर मैक्स और मऊ पर शिफ्ट होता है जो एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं फ्रेड से मिलने के लिए। ये लोग खाना खाते हैं और फ्रेड कहता है कि मुझे तो तुमसे जलन हो रही है, आखिर कौन दो लड़कियों के साथ रहना नहीं चाहेगा भले ही वो डीमन क्यों ना हो। इस पर मैक्स मन ही मन कहता है कि अच्छा अगर तुझे पता होता कि बगल में बैठी ये सुंदर लड़की भयानक दिखने वाला डीमन लॉर्ड है तो तू ये सब नहीं बोल रहा होता। इसके बाद ये सीरियस इश्यू पर शिफ्ट होते हैं और मैक्स कहता है कि वो बॉम्ब धमाके उनकी वजह से नहीं हुए। जिस पर फ्रेड कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि अगर जेनिया ऐसा करने वाली होती तो वो खुद सर्वर रूम में ना होकर पहले ही निकल चुकी होती। मैक्स कहता है कि ठीक है फिर हम चलते हैं, लेकिन फ्रेड उसे रोकता है और कहता है कि मैं घुसपैठ और बॉम्ब धमाके वाली बात को जाने दूंगा अगर तुम लियो
लियो के खिलाफ वॉर में किंगडम की मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, तो अगर नहीं तो मैं इस धमाके का ब्लेम तुम पर और तुम्हारे डीमन पर डाल दूंगा। मैक्स ने अब तक बहुत शराब पी ली थी और वो सीधा मदद के लिए मना कर देता है और वो ये भी कहता है कि लियो और तुम इस युद्ध में एक दूसरे को क्यों नहीं खत्म कर देते, कम से कम मेरी लाइफ में तो शांति आएगी। इसके बाद ये दोनों झगड़ने लगते हैं और इन दोनों को रोकने के लिए मऊ अपना मैजिक यूज करके इन दोनों की अटेंशन ग्रैब कर लेती है। फ्रेड उससे इसके बारे में पूछता है पर मैक्स कहता है कि बिल भर देना, क्योंकि सरकारी लोगों को टैक्स पेयर्स का फालतू पैसा उड़ाने का बहुत शौक होता है। फ्रेड कहता है तू पछताएगा। अब जब मैक्स घर वापस आता है तो उसका अचानक पेट खराब हो जाता है और मैक्स समझ जाता है कि ये फ्रेड ने ही किया होगा। दूसरी तरफ धमाके वाली बात अब लियो और उसके साथियों को भी पता चल जाती है और वो समझ जाते हैं कि भले ही ये काम उन्होंने नहीं किया पर इसकी वजह से जल्द ही युद्ध होने वाला है। इसके बाद हम ग्रिम्स को फ्रेड के पास देखते हैं जो उसके साथ सेल्फी ले रहा था। फ्रेड कहता है कि अगर कोई काम की बात है तो जल्दी कीजिए, हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारी बात किस बारे में होने वाली है। ग्रिम्स इसके बाद उसे धमाके और गामा रिपब्लिक के बारे में बताने लगता है कि कैसे उनके टेररिस्ट अटैक की वजह से किंगडम की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ रहा है। हालांकि पहले उसने ही फ्रेड के सामने गामा रिपब्लिक से शांति समझौते के बारे में बात की थी, पर अब ये शायद मुमकिन नहीं होने वाला। ग्रिम आगे कहता है कि लियो से हम सीधा जाकर नहीं लड़ सकते और ये हमारे लिए आसान नहीं होने वाला। इसके लिए हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसे रोक सके। हालांकि मैक्स और यूरिया पहले ही रिटायर हो चुके हैं तो अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस पर फ्रेड कहता है कि वो लीड करेगा, उसे जो भी करना पड़े वो करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्स का मुंह लटका हुआ था और वो रो रहा था। डीमन लॉर्ड उससे इसकी वजह पूछती है और उसे पता चलता है कि वो असल में एक बैट में 89,000 येन हार गया है, जिसकी वजह से वो रो रहा है। डीमन लॉर्ड उस पर गुस्सा करती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैक्स कहता है कि वो अगली बार और ध्यान से बैट लगाएगा ताकि वो हारे ना। इसके बाद वो उससे पैसे उधार मांगता है और डीमन लॉर्ड देने भी लगती है, जिस पर जेनिया डीमन लॉर्ड पर गुस्सा करती है। इसके बाद वो न्यूज में देखते हैं कि सभी मिनिस्टर्स गामा रिपब्लिक पर ही उस धमाके का ब्लेम डाल रहे हैं और कह रहे होते हैं कि गामा रिपब्लिक के टेररिस्ट अटैक के जवाब में अगर उन्हें गामा रिपब्लिक को तबाह भी करना पड़े तो वो करेंगे। लेकिन आम जनता इसमें मैक्स को जिम्मेदार ठहरा रही थी कि वो आगे क्यों नहीं आता और गामा रिपब्लिक को सबक सिखाता, जिस पर मैक्स कहता है कि मैं उनकी माँ नहीं हूँ जो मुझसे ये लोग लियो के खिलाफ लड़ने की डिमांड कर रहे हैं। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है और मोबी उसके साथ चलने को कहती है। बाहर इन दोनों को अचानक से वही लड़की मिल जाती है जो पार्क में मैक्स के साथ खेल रही थी। इसका नाम सारा होता है और वो मैक्स से फिर से उसके साथ खेलने की रिक्वेस्ट करती है। मैक्स उससे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, लेकिन डीमन लॉर्ड उसे उसके साथ खेलने के लिए मना लेती है। खेल के दौरान वो उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम अब कैसी हैं, जिस पर सारा कहती है कि मॉम की बैली अब बाहर आ गई है, जिसका मतलब है कि जल्दी मेरा एक छोटा भाई होगा। सैरा इसके बाद इन दोनों को खेलने के लिए कहती है। मैक्स मऊ से कहता है कि वो आराम से खेले ताकि सैरा को उसकी पावर्स के बारे में पता ना चले। ये दोनों खेलने लगती हैं और मऊ टेलीपैथी के जरिए मैक्स से बात करने लगती है और फ्रेड और लियो के बारे में बात करती है कि कैसे अगर युद्ध हुआ तो वो दोनों एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे। लेकिन मैक्स कहता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मऊ गुस्से में कहती है कि अगर 10 साल पहले वाला मैक्स होता तो वो कभी ऐसा नहीं कहता। देखते ही देखते दोनों के बीच में माहौल टेंस हो जाता है और सैरा उन्हें ऐसा खेलता देख दंग रह जाती है। कुछ देर बाद ये थक कर बैठ जाते हैं और सैरा उन दोनों के खेल की तारीफ करती है। इसके बाद सैरा अपने पास से एक कैंडी निकाल के उसे दे देती है। जब मैक्स उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें कैंडी देने के लिए कहा गया था। मैक्स कहता है कि आखिर वो मुझसे चाहती क्या है और उसने ये कैंडी मुझे क्यों दी है। दोस्तों ये कैंडी उसे किसने और क्यों दी है ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ बॉर्डर पर हम फ्रेड को देखते हैं जो अकेले ही दूसरी तरफ जाने की डिमांड करता है, लेकिन कर्नल गेलमोफ कहता है कि तुमने हमें समझ क्या रखा है, मैं इस ऑपरेशन का कमांडिंग ऑफिसर हूँ, इसीलिए मेरी फौज आगे जाएगी। लेकिन फ्रेड उसकी नहीं सुनता और अपने मैजिक से फ्राई कर देता है। रिम कहती है कि अगर मिनिस्ट्री को कर्नल गेलमोफ के बारे में पता चला तो फ्रेड उसे बीच में ही रोकता है और कहता है कि मैं जानता हूँ वो मुझे मेरी पोजीशन से हटा सकते हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। इसके बाद वो अपने मैजिक स्टाफ को समन करता है और उस दीवार को एक ही झटके में बीच में से काट देता है। इस पर किंगडम आर्मी एक खरोंच तक नहीं डाल पाई थी। फ्रेड रिम और बोडका से मीडिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आने से मना करता है और गामा रिपब्लिक के एरिया में उड़कर चला जाता है, जिस पर पीछे खड़े दो सोल्जर कंफ्यूज्ड है कि अगर चीफ सेक्रेटरी को उड़कर ही जाना था तो दीवार को काटने की क्या जरूरत थी। खैर मीडिया इस पूरे इंसिडेंट को कवर कर रही थी और ग्रिम ये सब देख रहा था। वो कहता है कि लियो अगर इस फाइट में मारा गया तो गामा रिपब्लिक को हथियार घेरने होंगे, लेकिन अगर फ्रेड मारा जाता है तब भी उसके लिए अच्छा ही है क्योंकि वो फिर किंगडम में और धमाके कराएगा। इसका इल्जाम सीधा गामा रिपब्लिक पर ही डलेगा। तभी यहाँ ग्रिम की सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है कि सर ये सारा इंसिडेंट लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जिस पर ग्रिम कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ। इस पर उसे पू क्यूब लाइव स्ट्रीम दिखाती है जिसमें कोई फ्रेड को लाइव स्ट्रीम कर रहा था, जिसे देख ग्रिम शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये फुटेज इन्हें मिल कहाँ से रही है, जबकि मीडिया को बॉर्डर
के अंदर जाने से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके बाद हम एक ड्रोन को देखते हैं जिसकी मदद से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था और पूरी दुनिया ये लाइव स्ट्रीम देख रही होती है। दूसरे मिनिस्टर ग्रिम पर इस चीज का ब्लेम डालने लगते हैं और राइन हार्ट उससे पूछता है कि क्या ये उसका काम है, जिस पर वो कहता है कि मैंने ही फ्रेड को लियो से फाइट के लिए कन्विंस किया था, पर इस लाइव स्ट्रीम में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसे पूरी दुनिया देख रही है। अब इस लाइव स्ट्रीम के चलते किंगडम का काफी नुकसान हो सकता था और गामा रिपब्लिक को वर्ल्ड वाइड लोगों की और ज्यादा सिंपैथी और सपोर्ट मिल सकता था। खैर इधर हम उसी रिपोर्टर और कैमरामैन को देखते हैं जो ये लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और रिपोर्टर साथ ही साथ कमेंट्री भी कर रही थी। वो कहती है कि दो पुराने यार एक दूसरे से फाइट करने वाले हैं और चीफ सेक्रेटरी फ्रेड ये सब करके अपनी पोजीशन को खतरे में डाल रहे हैं। इसके बाद वो ये भी कहती है कि इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट मसाला और कुछ हो ही नहीं सकता। खैर लियो ने भी अब उस ड्रोन को नोटिस कर लिया था, इसीलिए बेटर व्यू के लिए ये काफी ऊंचाई पर एक बड़ा सा फाइटिंग अरेना क्रिएट कर लेते हैं। जनता के साथ साथ मैक्स भी ये लाइव स्ट्रीम देख रहा था। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये तीनों एक साथ डीमन लॉर्ड को मारने की जर्नी पर थे। यहाँ इनके सामने डेड आर्मी के बहुत सारे सोल्जर आकर इन्हें घेर लेते हैं और ये एक एक करके उन्हें हराकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ एक और मैजिक यूजर की एंट्री होती है जिसका नाम यूरिया था। वो आकर अपने मैजिक अटैक से स्केलेटन सोल्जर को मारने लगती है। ये तीनों मदद के लिए उसका शुक्रिया कहते हैं और लियो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा मैजिक तो काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि फ्रेड से भी ज्यादा। इसके बाद ये तीनों उसके बारे में पूछते हैं जिस पर वो कहती है कि मैंने फेमस हीरो मैक्स और उसकी पार्टी के बारे में काफी सुना था, इसीलिए मैं खुद तुम्हें देखने के लिए आ गई, लेकिन मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि जैसा मैंने सोचा था तुम लोग उतने भी ताकतवर नहीं लगते। अच्छा होगा तुम लोग अपने अपने घर मामा के पास लौट जाओ और डीमन लॉर्ड को मारने का काम मुझ पर सौंप दो। उसकी एटीट्यूड भरी बातें सुनिए तीनों शॉक्ड रह जाते हैं। खैर ये तीनों अपनी जर्नी जारी रखते हैं जहाँ कई बार इनका सामना डेड आर्मी से होता है, लेकिन हर बार यूरिया बीच में आकर इनकी हेल्प कर रही थी जिसका वो लोग शुक्रगुजार थे। इसके बाद हम इन तीनों को बोन फायर के पास देखते हैं। मैक्स दूर बैठी यूरिया को ठंड के चलते पास में बैठने की सलाह देता है, लेकिन यूरिया कहती है कि तुम्हें मेरी बात मानकर लौट जाना चाहिए था क्योंकि हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने ही ताकतवर दुश्मन हमारे सामने आ रहे हैं और अगर मैं ना होती तो तुम लोग कब का निपट चुके होते। लेकिन मैक्स कहता है कि तुमने हमारी कई बार मदद की है, अब तो हम फ्रेंड्स की तरह हुए। इस पर यूरिया कहती है कि उसे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपने रास्ते चली जाती है। आगे उसे रास्ते में फिर से डेड आर्मी के कुछ सोल्जर मिलते हैं जिन्हें वो अपने मैजिक से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद एंट्री होती है एक बॉस डीमन की। वो भी यूरिया पर अटैक कर देता है, लेकिन यूरिया उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसे देख वो इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है कि तुम्हें भी डीमन आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इस पर यूरिया कहती है कि माफ करना, पर मेरा इरादा डीमन लॉर्ड को मारने का है, उसकी आर्मी को ज्वाइन करने का नहीं। इसके बाद बॉस डीमन अपने मैजिक से स्केलेटन आर्मी का बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट कर देता है जो यूरिया पर एक पावरफुल अटैक थ्रो करता है जिसे यूरिया डॉज नहीं कर पाती। इससे पहले कि बॉस डीमन यूरिया को और नुकसान पहुंचा पाता वो तीनों यहाँ आ जाते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि फ्रेड और लियो फाइट कर रहे होते हैं। लियो फ्रेड से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो फ्रेड के शोल्डर को स्लैश कर देता है। इसके बाद फ्रेड उसे पकड़ के अपने मैजिक से फ्राई कर देता है और अपने आप को हील कर लेता है। यह देख लियो फ्रेड से कहता है कि पुराने दिनों की याद आ गई क्योंकि इसी तरह मुझे तुम हील किया करते थे। वैसे मुझे लगा तुम यूरिया और मैक्स को अपने साथ लेकर आओगे क्योंकि तुम मुझे अकेले तो नहीं हरा पाओगे। इसके बाद फ्रेड फिर से अटैक करने लगता है और कहता है कि गामा रिपब्लिक एक इंडिपेंडेंट देश कभी नहीं बन पाएगा और किंगडम के खिलाफ तुम कभी नहीं जीत पाओगे। इस पर लियो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा, पर उस बंजर जमीन को जहां मुझे फेंक दिया गया जिस पर सदियों तक किंगडम ने ध्यान नहीं दिया, आज उस मैजिक कोर की वजह से किंगडम हथियाना चाहता है और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अब इस लाइव स्ट्रीम के थ्रू किंगडम के सिटीजन्स को भी किंगडम की सच्चाई के बारे में पता चल रहा था। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड भी ये लाइव स्ट्रीम देख रही थी और वो मैक्स से कहती है कि ये दोनों काफी ताकतवर हैं और एक दूसरे की जान के दुश्मन भी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो एक दूसरे को मार डालेंगे। मैक्स उसकी एक नहीं सुनता, जिस पर मऊ पूछती है कि क्या तुम सच में अपने दोस्तों को ऐसे मरने दोगे। ये सुनकर मैक्स को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं वहां जाकर क्या करूं, किसकी साइड लूं, लियो की या फ्रेड की, किसे मारूं, लियो को या फ्रेड को या दोनों को। इस पर मऊ कहती है कि उसे जो करना है वो करे। इतना कहकर वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। इधर ये दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी ये एक पावरफुल ईविल ऑरा को महसूस करते हैं जो किसी और का नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड का था। वो बीच में आकर इन दोनों की फाइट को इंटरप्ट कर देती है। मैक्स उससे पूछता है कि वो कौन है। इधर रिपोर्टर और कैमरामैन भी अचानक किसी तीसरे के आ जाने से शॉक्ड रह जाते हैं। इधर मऊ लोगों की अटेंशन खींचने के लिए ड्रोन के सामने आकर अनाउंसमेंट करती है कि वो इंसानों के हीरोज को आपस में लड़ता देख बहुत खुश है और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता इंसानों की दुनिया को कब्जाने का। ये देख मैक्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। डीमन लॉर्ड को देखकर लियो कहता है कि उसने उसे मैक्स के साथ देखा था, जिस पर फ्रेड कहता है कि उसने भी मैक्स को बीते कुछ दिनों में डीमंस के साथ देखा है पर इस वाले को कभी नहीं देखा। इधर डीमन लॉर्ड दोनों
उनसे कहती है कि तुम दोनों के घायल होते हुए तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। इसके बाद वो उन पर अपना मैजिक अटैक चार्ज करके थ्रो करती है, लेकिन लियो उसे आराम से उसी के ऊपर वापस थ्रो कर देता है, जिससे डीमन लॉर्ड अपने ही अटैक से फ्राई हो जाती है। डीमन लॉर्ड इस बार सीधा मैक्स को चैलेंज करती है कि अगर वो यहाँ नहीं आया तो अपने दोस्तों को खो देगा, लेकिन फ्रेड अपने मैजिक अटैक से डीमन लॉर्ड को बुरी तरह घायल कर देता है। ये देख मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और अपनी ब्लेज ब्रिंगर को एक बार फिर से उठाकर साइकिल से निकलने ही वाला होता है, लेकिन साइकिल की चेन टूट जाती है और साथ ही उसकी अखरोट भी। इस जानलेवा एक्सीडेंट को सर्वाइव करने के बाद वो साइकिल को फिक्स करके बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। इधर ये दोनों लड़कर पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं और इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे लोगों की सांसें भी थम चुकी थी। तभी बॉर्डर पर मैक्स भी आ चुका था और उड़ता हुआ सीधे इन दोनों के अटैक के बीच में आकर इन दोनों के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और यहाँ हम मैक्स के पास उस कैंडी को भी देख पाते हैं। अब सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ ये सब मिलकर बॉस डीमन के क्रिएट किए गए उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं और बॉस डीमन वापस लौट जाता है। यूरिया भी यहाँ से जाने लगती है और फ्रेड उसे हील करता है। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि उन्होंने उसकी हेल्प क्यों की, जिस पर फ्रेड कहता है कि उन सबका एक ही गोल है, जो था डीमन लॉर्ड को हराना, तो उन्होंने ये करके कोई गलती नहीं की। इस पर मैक्स भी कहता है कि बुरे और हार्ड टाइम में जो एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी चीज को हम लोग दोस्ती कहते हैं। ये सुनकर यूरिया एम्बेरस हो जाती है और मैक्स को फ्राई कर देती है। इसके बाद ये सब साथ में एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रेड को देखते हैं जो अपने हील मैजिक से लियो को हील कर रहा होता है। इसके लिए लियो उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम ना होते तो मैं कब का निपट लिया होता। इस पर फ्रेड कहता है कि तुम वाकई में एक सर दर्द हो जो हमेशा बिना कुछ सोचे समझे खतरे में कूद पड़ता है। इसीलिए फ्रेड उसकी मदद के लिए उसे एक मैजिक लॉकेट देता है और कहता है कि इसकी मदद से उसे लो लेवल मैजिक से अब कोई खतरा नहीं होगा। इससे हम समझ पाते हैं कि बॉर्डर के अंदर जो लॉकेट लगा हुआ था वो यही लॉकेट था जो फ्रेड ने उसे दिया था और यही वजह थी कि आर्मी के लो लेवल मैजिक से बॉर्डर को एक खरोंच तक नहीं आ पाई थी। खैर लियो फ्रेड को लॉकेट के लिए शुक्रिया कहता है, जिस पर फ्रेड कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्स और यूरिया ये सब देख रहे होते हैं कि फ्रेड उसकी कितनी फिक्र करता है। यूरिया मैक्स से कहती है कि अगर फ्यूचर में कभी कुछ होता है तो तुम्हें ही रेफरी का रोल अदा करना होगा। प्रेजेंट में हम सारा और उसकी मॉम को देखते हैं जो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में होती है। इधर मैक्स की ये हालत देख लोगों से पहचान नहीं पा रहे होते, लेकिन फिर वो रियलाइज करते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स द हीरो है। साथ ही साथ अब सभी मिनिस्टर्स को भी मैक्स के बैटल फील्ड में उतरने के बारे में पता चल चुका होता है और वो सब भी ये लाइव देखने लगते हैं। इधर लियो को लगता है कि मैक्स किंगडम की तरफ से फ्रेड का साथ देने के लिए आया है और कहता है कि वो उन दोनों को अकेला संभाल सकता है। मैक्स उन दोनों को रोकता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की गामा और किंगडम की बकवास सुनकर पक चुका हूँ, इसीलिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम दोनों को बहुत बुरा पीटने वाला हूँ। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। इधर मैक्स, फ्रेड और लियो तीनों एक रूल बनाते हैं कि जो भी आखिरी तक खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा। इसके बाद ये तीनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इनकी लड़ाई को दुनिया भर के लोग देख रहे होते हैं। इन्हीं में हम किंगडम के दो और मिनिस्टर को देखते हैं, हेवर्ड और जीमान। वो कहते हैं कि ये लाइव स्ट्रीम बहुत बड़ा प्रूफ साबित होने वाली है। इधर मैक्स की स्किल्स को जंग लग चुकी थी क्योंकि वो अपने ब्लेज ब्रिंगर का इस्तेमाल भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, लेकिन फ्रेड बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता और अटैक में पूरी जान लगा देता है, जिससे मैक्स घायल होकर गिर जाता है। मैक्स सोचने लगता है कि इन लोगों के बीच में कूद जाना उसकी बेवकूफी थी, वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। इसके बाद सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां इन चारों का सामना एक बहुत बड़े ड्रैगन से होता है जिसका नाम बेहेमोथ था। मैक्स इन सबको मोटिवेट करता है, लेकिन बाकियों की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। ये लोग सोचने लगते हैं कि वो ड्रैगन को कैसे मारेंगे क्योंकि वो इनकी पहुंच से काफी दूर था, इसीलिए मैक्स अपनी ब्लेज ब्रिंगर भी यूज नहीं कर सकता था और ना ही फ्रेड और यूरिया का मैजिक इस रेंज में किसी काम आने वाला था। मैक्स फ्रेड से पूछता है कि वो अपना हील मैजिक कितनी बार और यूज कर सकता है, जिस पर वो कहता है कि 4 से 5 बार और वो ये कर सकता है। यह सुनकर यूरिया को एक आइडिया आता है और वो अपने बचे कुछ मैजिक से एक कैंडी क्रिएट करके मैक्स को खिला देती है और कहती है कि इससे तुम मेरी पावर्स को टेम्परेरी फुल बूस्ट पर यूज कर पाओगे, और वो इस कैंडी को मैक्सिमम ड्राइव कहती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा। अब लियो इनकी सील्ड बनकर खड़ा हो जाता है और फ्रेड उसे हील करने लगता है और मैक्स मौका देखकर ड्रैगन पर अटैक कर देता है। प्रेजेंट में मैक्स जैसे तैसे उस कैंडी तक पहुंचता है और उसे खा जाता है, जिसे देखकर फ्रेड और लियो समझ जाती हैं कि वो कैंडी उसे यूरिया ने ही दी होगी। यूरिया का अवतार मैक्स के पीछे अपीयर होता है और वो मैक्स से कहती है कि माफ करना, मैं खुद तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। वो मैक्स को मोटिवेट करती है, जिसके बाद मैक्स फ्रेड के मैजिक अटैक को बीच में से कट करके उसकी शील्ड को तोड़कर उसे हरा देता है। इसके बाद वो लियो पर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम घोस्ट को देखते हैं जो मैक्स को चीयर कर रही होती है। साथ ही हम जेनिया को भी देखते हैं जो मैजिक ब्यूरो से चुराए गए डेटा को एनालाइज कर रही होती है। मैक्स और लियो की फाइट अभी भी कंटिन्यू थी। इधर विल मऊ को रास्ते में पड़ा देखता है और वो उसे बच्चा समझकर उसकी मरहम पट्टी कर देता है, जिसके बाद वो उसे मैक्स के बारे में पूछने लगती है और उससे उसका फोन मांगती है
है ताकि लाइव स्ट्रीम देख सके। इधर फ्रेड इन दोनों को लड़ता देख रियलाइज करता है कि वो लोग बस कुछ बच्चों की तरह एक सिली सी रीजन पर लड़ रहे हैं। वो यहाँ इस सब का ब्लेम लियो पर डालता है और कहता है कि अगर मैक्स ने पहले ही साथ दे दिया होता तो वो लोग लियो के साथ पहले ही ये सब सॉर्ट कर चुके होते। अब अगर मैक्स जीत भी जाता है तो वो क्या हासिल कर लेगा? मेरी जगह किंगडम की अगली कठपुतली वो बन जाएगा। मैं दुनिया के सबसे बड़े इडियटों से घिरा हुआ हूँ। इसी के साथ मैक्स अब लियो को हराने में कामयाब हो जाता है। अब मैक्स देखता है कि फ्रेड एक बड़ा सा फायर बॉल क्रिएट करता है और कहता है कि बहुत हुआ गधो, अब मरो। इसी के साथ वो उन दोनों की तरफ अटैक थ्रो कर देता है, लेकिन तभी डीमन लॉर्ड अपनी अटैक से उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। ये देख फ्रेड को यकीन हो जाता है कि वो सच में डीमन लॉर्ड है। तभी मैक्स मौका देकर फ्रेड पर अटैक कर देता है और उसे फिर से नॉक कर देता है। इसके बाद वो इन दोनों को कैमरे के सामने लेकर आ जाता है और जाकर लोगों के सामने और वर्ल्ड लीडर से मदद मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरे दोस्तों को दोबारा कभी एक दूसरे से लड़ना ना पड़े। लोगों के साथ साथ लीडर्स भी ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। दूर डीमन लॉर्ड मैक्स को अपने दोस्तों के लिए ये सब करते देख मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद सीन मैक्स के अपार्टमेंट पर शिफ्ट होता है जहां मऊ उसे शानदार जीत के बाद अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है। हद से ज्यादा खाने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। मैक्स मऊ के खाने की और उसकी कुकिंग स्किल की तारीफ करता है। इसे सुनकर घोस्ट उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो मऊ से जलती है। यहाँ मऊ अपने दोस्तों को बचाने और उन्हें डिफेंड करने के लिए मैक्स की तारीफ करती है, जिस पर वो कहता है कि अगर यूरिया उसकी हेल्प ना करती तो वो कब का हार चुका होता। यहाँ मैक्स मऊ को भी उसकी जीत का उतना ही क्रेडिट देता है जितना यूरिया को। ये सुनकर मऊ ब्लश करने लगती है। तभी यहाँ पर जेनिया आ जाती है जो डीमन लॉर्ड से अपनी गलती की माफी मांगती है और बताती है कि उसने जो डेटा मैजिक ब्यूरो से चुराया था वो उसे अपने लैपटॉप में एनालाइज कर रही थी कि तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। इसमें लिखा था सरप्राइज के लिए क्लिक करें और जैसे ही उसने क्लिक किया तो सारा डाटा उड़ गया। मऊ उसे माफ करते हुए कहती है कि वो एक वायरस था पर जो होना था वो हो गया। इसके बाद मऊ टीवी चालू करती है जहां अभी भी मैक्स की उस स्पीच को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था और हमें पता चलता है कि अब हालात बहुत बदल गए हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी है। हालांकि गामा रिपब्लिक को इंडिपेंडेंस तो नहीं मिली थी पर ये एक ऑटोनोमस टेरिटरी बन गई थी जिसके अकॉर्डिंग ये हिस्सा किंगडम के अंडर ही रहेगा पर गामा रिपब्लिक ही यहाँ रूल करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो किंगडम उस मैजिक ओर को अब नहीं निकालेगा और गामा रिपब्लिक के सिटीजन आराम से पहले की तरह रह सकते हैं। अब बॉर्डर के थ्रू ही गामा रिपब्लिक और किंगडम को जोड़ने वाली रोड बनाई जा रही थी। इसे बनाने में लियो, उसकी टीम, उसके लोग और किंगडम की आर्मी एक साथ मिलकर काम कर रही होती है। इधर फ्रेड भी मैक्स की उस अपोलॉजी वीडियो को देखता है और कहता है कि आखिर कब तक वो लोग इसे टेलीकास्ट करते रहेंगे। रिम फ्रेड का मूड लाइट करने के लिए उसे एक मेमोरी कार्ड देकर चली जाती है जिसमें मैक्स की पू क्यू वीडियोस होती हैं। रिम दूसरी तरफ बोडका के साथ होती है और कहती है कि कभी कभी चीफ सेक्रेटरी को भी मजे कर लेने चाहिए, इसीलिए मैं उन्हें मैक्स के फनी वीडियोस देकर आई हूँ। इधर फ्रेड को इन्हीं वीडियोस में से एक में घोस्ट फिर से दिखाई देती है जो सीधा स्क्रीन से बाहर निकल के आने लगती है और सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन मिनिस्टर्स की मीटिंग में वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे एक मामूली लाइव स्ट्रीम की वजह से इतनी कीमती ओर्स किंगडम के हाथ से निकल गए। अब वो फ्रेड को पूरा मैटर अपने हाथ में लेने और कर्नल गेलमोफ को घायल करने के लिए सभी मिनिस्टर फ्रेड को उसकी पोजीशन से हटाने का फैसला करते हैं और उससे उसके रिजाइन मांगते हैं। ग्रिम्स भी उस एक्सप्लोजन के इल्जाम फ्रेड पर लगाते हुए कहता है कि वो धमाका फ्रेड के ही मैजिक एक्सपेरिमेंट से हुआ होगा। फ्रेड रिजाइन करने के लिए मान जाता है जिसके बाद पुलिस एंटर करती है और फ्रेड को अरेस्ट करने की बजाय ग्रिम्स को घेर लेती है। ग्रिम्स कहता है कि क्या हुआ, वो धमाका मैंने नहीं बल्कि फ्रेड ने किया था। इस पर पुलिस ऑफिसर कहती है कि हमने तो धमाके के बारे में कुछ कहा ही नहीं, असल में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है पब्लिक फंड्स में हेराफेरी के लिए। ग्रिम्स कहता है कि ये क्या बक रहे हो, जिस पर वो ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि एक अननोन सोर्स के जरिए लोगों को डेटा ईमेल किया जा रहा है। इसमें से एक फाइल मैजिक ब्यूरो के फाइनेंशियल डेटा की थी जिसके अकॉर्डिंग किसी ने मैजिक ब्यूरो बजट में से काफी सारा पैसा एक डमी अकाउंट में ट्रांसफर किया था और उस डमी अकाउंट से वो सारा पैसा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये देखकर सारे मिनिस्टर्स शॉक्ड रह जाते हैं। हेवार्ड कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि तुम जैसा लालची आदमी हमारे ही बीच रहकर ऐसा कर रहा था। अब क्योंकि ग्रिम्स की पोल खुल चुकी थी इसीलिए वो फ्रेड से पूछता है कि क्या ये उसने किया है, जिस पर वो कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। ग्रिम्स को अब गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और मिनिस्टर जॉर्ज कहता है कि ग्रिम्स के बारे में ऐसी अफवाहें वो बहुत पहले से सुनता आ रहा है पर कभी सोचा नहीं था कि वो सच होंगी। ये सब देखकर फ्रेड बाकी मिनिस्टर से पूछता है कि क्या धमाका भी ग्रिम्स ने ही कराया होगा, जिस पर राइनहार्ड कहता है कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसे एक गलती मान चुके हैं। मिनिस्टर ट्रिगोरिन को लगता है कि डेटा लीक जरूर फ्रेड ने ही किया होगा इसीलिए वो उसकी तारीफ करता है पर फ्रेड फिर से क्लैरिफाई करता है कि ये उसका काम नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आता है जेनिया के बारे में जिसे फ्रेड ने डेटा चुराते हुए पकड़ा था और हंसने लगता है और समझ जाता है कि ये काम जरूर उसी का होगा। मिनिस्टर्स को कोई आइडिया नहीं होता कि वो क्यों हंस रहा है पर अब
क्योंकि अब साफ पता चल रहा था कि वो धमाका फ्रेड की गलती तो बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए सभी मिनिस्टर ग्रिम्स के जाने से उसकी पोजीशन एज अ मिनिस्टर फ्रेड को प्रपोज करते हैं, क्योंकि वो इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। उसने न सिर्फ 10 साल पहले डीमंस को हराने में हीरो का साथ दिया, बल्कि आज फिर से उसके कंट्रीब्यूशन से एक बड़ी जंग होने से रुक गई। जॉर्ज भी इसके लिए हामी भर देता है। दूसरी तरफ मैक्स छुपते छुपाते पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क की तरफ आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और उसे सवाल जवाब करने लगते हैं। लेकिन मैक्स जैसे तैसे यहाँ से भाग जाता है। पार्क में हम यूरिया को देखते हैं, जहाँ उसका हस्बैंड उससे बेबी को ले लेता है और वो अपनी बेटी सैरा के साथ बैडमिंटन खेलने लगती है। इधर मैक्स घर पर वापस आ जाता है, जहाँ मैक्स मऊ से अब वापस अपने कैसल जाने के लिए कहता है, क्योंकि अब गामा रिपब्लिक और किंगडम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। उसका यहाँ अब कोई काम नहीं था। जिस पर मऊ कहती है कि वो तब तक यहाँ रहने वाली है जब तक मैक्स फिर से पहले वाला मैक्स नहीं बन जाता, और उसके लिए उसे अच्छा खाना चाहिए होगा। मैक्स खाने के बारे में सोचकर अपना मन बदल लेता है और कहता है कि ठीक है, तुम थोड़े टाइम तक और रह सकते हो। तभी मऊ की नजर मैक्स और उसके दोस्तों की ग्रुप फोटो पर जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे डीमन लॉर्ड को हराने के बाद अपने अपने रास्ते जाने से पहले वो लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनीमे पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलूंगा किसी और एनीमे के साथ। बाय।